हेलो स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, ये चैप्टर बहुत ही सिंपल लेवल का है। इसमें कुछ लिमिटेड लेवल के फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, एंड मैक्सिमम क्वेश्चन प्रोपोर्शनलिटी वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक लेते हैं हम लोग, बोर एटॉमिक मॉडल। टेक्स्ट बुक में ये सेकंड टॉपिक है। तो पहले हम क्या करेंगे, बोर एटॉमिक मॉडल कंप्लीट करेंगे, देन एटॉमिक स्पेक्ट्रम करेंगे, एंड देन थर्ड टॉपिक लेंगे रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। चलो, तो बोर एटॉमिक मॉडल में कुछ बेसिक थ्योरी देख लो। तो फर्स्ट बेसिक थ्योरी आपको क्या रिक्वायर्ड रहेगा, बोर पोस्टुलेट्स। तो फर्स्ट नोट करो यहां से, इट इज बोर पोस्टुलेट्स, ठीक है। बेसिक बोर पोस्टुलेट अपने बोर्ड एग्जाम के टाइम पे प्रिपेयर किया रहेगा, ठीक है। तो यहां से बोर पोस्टुलेट का सिर्फ मीनिंग अंडरस्टैंड कर लो, फिर बोर पोस्टुलेट के बेस पे क्या रहेगा, रेडियस और वेलोसिटी और एनर्जी, तीन फॉर्मूले का डेरिवेशन से बस वो फॉर्मूले आपको याद करना है, ठीक है। चलो पोस्टुलेट डिस्कस कर लेते। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करता है, ठीक है। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बोला था बोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सर्कुलर न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। अगर इसकी वेलोसिटी v है, अंदर क्या है, z प्रोटॉन है, तो अंदर चार्ज कितना आएगा, आप बोल सकते हो इनसाइड चार्ज कितना आएगा इस z टाइम्स ऑफ e। तो यहां से आप बोल सकते हो इस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल आता है। बस ये स्टेटमेंट याद रखना आपको। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv² डिवाइड बाय r, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 1/4 याद है Q1 Q2 बार स्क्वायर। तो Q1 मतलब z टाइम्स e, z टाइम e और इनटू e डिवाइड बाय r स्क्वायर। दैट इज द फर्स्ट पोस्टुलेट्स, आप बोल सकते हो ये फर्स्ट पोस्टुलेट्स है जिसका आपको ये रिलेशंस याद रखना है, ठीक है। चलो नोट डाउन, क्लियर। तो आपको याद रखना फर्स्ट पोस्टुलेट में क्या था, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, एंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कहाँ से आता है, इलेक्ट्रिक फोर्स से आता है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। सेकेंड पोस्टुलेट्स, सेकेंड पोस्टुलेट्स यहाँ पे, सेकेंड पोस्टुलेट्स में इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, कंसिडर करो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो इस ऑर्बिट का रेडियस r ले लूं, तो इस ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा वो कांस्टेंट होता है, दैट इज l कांस्टेंट रहेगा, दैट इज इक्वल टू nh डिवाइड बाय 2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट कितना होता है, nh डिवाइड बाय 2 पाई। n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, h क्या रहेगा, प्लैंक कांस्टेंट डिवाइड बाय 2 पाई। तो बोल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बोल सकते हो, क्लियर। इसको आप थोड़ा मॉडिफाइड कर लो। एंगुलर मोमेंटम क्या लिख सकते हैं हम लोग, mvr इज इक्वल टू nh डिवाइड बाय 2 पाई, दैट इज अ सेकेंड रिलेशन, सिंपल। अब बोर पोस्टुलेट पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अगर आपके फॉर्मूले अपने जो रेडियस और वेलोसिटी का फॉर्मूला हम आगे लिखने वाले उससे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ तो हमें ये बोर पोस्टुलेट की जरूरत पड़ेगी, या थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखना बोर पोस्टुलेट के लिए, सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन आपको क्या चाहिए, ये पोस्टुलेट्स याद करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट्स, थर्ड पोस्टुलेट्स आप बोल सकते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, n2 ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट से अगर लोअर ऑर्बिट में जंप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जंप कहां से करेगा, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में अगर जंप करेगा तो ये इमिट करेगा फोटॉन्स, क्या इमिट करेगा, फोटॉन्स। और इस फोटॉन की जो एनर्जी रहेगी, इट्स क्या होगा, एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट्स माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। कभी कभी आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करने को बोलेगा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एनर्जी ऑफ फोटोन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एच सी डिवाइड बाय लैम्डा इज इक्वल टू E2 माइनस E1। चलो क्लियर। तीन पोस्टुलेट, फर्स्ट पोस्टुलेट इलेक्ट्रॉन्स कहाँ, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेकेंड पोस्टुलेट क्या है, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, n टाइम h बाय 2 पाई। थर्ड पोस्टुलेट्स क्या है, इलेक्ट्रॉन जब हायर से लोअर में जंप करेगा तो क्या इमिट करेगा, फोटोन, एंड उस फोटोन का वैल्यूज कितना, फोटोन की एनर्जी कितनी होती, इन दोनों के एनर्जी का डिफरेंस। चलो क्लियर, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट आपको ये तीन पोस्टुलेट्स याद रखना है। नेक्स्ट क्या याद रखना है आपको, सेकेंड पॉइंट्स मार्क कर लो यहां से, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट्स,
रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट्स। अगर रेडियस का फॉर्मूला है तो आपके पास रेडियस का फॉर्मूला हमने बोर्ड के लिए डिराइव किया, आप डायरेक्टली नोट को ले यहाँ से। तो रेडियस का फॉर्मूला आपके पास होता है यहाँ से, r इज इक्वल टू, इट इज एप्सिलॉन स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय पाई इंटू m इंटू z इंटू ई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z। ठीक है, मोस्टली आपको ये याद रखना है। 99% क्वेश्चंस क्या रहेगा, आपको सिर्फ ये प्रोपोर्शनलिटी याद रखना है कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z। बहुत ही रेयरली 1% चांस है कि आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़े। तो पहले आप ट्राई करो ये वाला फॉर्मूला याद हो जाए, प्रोपोर्शनलिटी सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी याद करो, 99% चांस है सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला याद करना मुश्किल है। चलो क्लियर। सेकेंड फॉर्मूला आपको याद रखना है यहां से। ठीक है, velocity of electron in nth orbit, it is the velocity of electron in nth orbit। तो velocity का फॉर्मूला याद रख लो, v is equal to z times of e square divided by twice of epsilon n into h। तो यहाँ से velocity is directly proportional to z by n। ठीक है, अब मुझे भी ये फॉर्मूला नहीं याद होता, मुझे सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी याद है। ठीक है, मैं बार बार देख के लिख रहा हूँ उसको। ठीक है, हाँ थोड़ा मुश्किल है ये फॉर्मूला याद करना। तो आपको लग रहा है ये फॉर्मूला नहीं याद हो रहा, मत याद करो, एटलीस्ट प्रोपोर्शनलिटी याद कर लो, क्योंकि 99% चांस है क्वेश्चन सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी पे बनता है, 1% चांस है कि ये फॉर्मूले पे बनेगा क्वेश्चन। ठीक है ना। अब बोर्ड के लिए आपने क्या किया था, ये दो फॉर्मूले डिराइव किए थे, मैं कुछ और भी टर्म्स के फॉर्मूले लिख के देता हूं, आप उसको प्रिपेयर कर लो। ठीक है, आपको मेनली याद ये रखना है, रेडियस का प्रोपोर्शनलिटी और वेलोसिटी का प्रोपोर्शनलिटी याद रखना है। अगर आपसे किसने पूछ लिया कि बताओ सर एंगुलर वेलोसिटी का कितना आएगा, ठीक है, फोर्थ वन, इट इज अ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर एंगुलर वेलोसिटी पूछ लिया तो v इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, r ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आएगा, v बाय r। और मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी का प्रोपोर्शनलिटी चाहिए, तो बोल सकता हूं v इज प्रोपोर्शनल टू कितना आएगा, v बाय r। ठीक है, तो यहां से v नहीं ओमेगा, तो यहां से आपके पास क्या आएगा, इस ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू v बाय r। v का प्रोपोर्शनलिटी पुट करो z बाय n, और यहाँ पे r का प्रोपोर्शनलिटी n स्क्वायर बाय जिसमें पुट करो, तो v कितना आएगा आपके पास, z डिवाइड बाय n, और ये कितना होगा z n स्क्वायर डिवाइड बाय z। कितना आएगा ये, इट इज n स्क्वायर डिवाइड बाय z, प्रोपोर्शनल टू z ऊपर गया, z स्क्वायर डिवाइड बाय n क्यूब। तो ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू ईसन। क्वेश्चंस में क्या रहेगा, ऐसे बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे, तो आपको याद क्या रखना है, सिर्फ रेडियस और वेलोसिटी का प्रोपोर्शनलिटी याद रखना है। इसी से आप सभी के प्रोपोर्शनलिटी निकाल सकते हो। ठीक है, एग्जाम में ये एग्जाम के जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो ये सब आया तो आप डायरेक्टली वहां से मेंशन कर देना। ठीक है, मतलब अब ये याद क्या रखना है, सिर्फ ये याद रखना है, ये दोनों याद रखना है। ठीक है, इसको स्टार कर लो, ये सब नहीं याद रखना, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ ये एज ए एग्जाम्पल। ठीक है, अगर मुझे टाइम पीरियड का पूछ लिया, फिफ्थ वन अगर मुझे पूछ रहा है कि बताओ यहाँ पे टाइम पीरियड का कितना आएगा, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मुझसे पूछ रहे, तो यहाँ से आपके पास ओमेगा कितना होता है, 2 पाई डिवाइड बाय टी। तो आप बोल सकते हो यहाँ से t कितना आएगा, इस 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। बस इसी को रिवर्स कर लो, बट एग्जाम में आपका टाइम पीरियड आया तो ओमेगा मत याद करके जाओ, आप स्टार्ट पहले ओमेगा कैलकुलेट करो, ओमेगा से क्या निकालना, टाइम पीरियड निकाल लेना। तो यहाँ से कितना आएगा, इस देयरफॉर t इज प्रोपोर्शनल टू कितना आएगा, इसका उल्टा कितना होगा, इस n क्यूब डिवाइड बाय z स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ रहा है। कुछ एग्जाम्पल में लिख रहा जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, आ रहा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, अब इसको मेंशन कर लो, शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर रखना कि ये प्रिपरेशंस कंपलसरी करो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट और देखो कुछ, अगर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ लिया, ठीक है, फिफ्थ वन कंसिडर करो, यहां से पूछ लिया, यहां से इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास ओमेगा का फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई n, n इज इक्वल टू कितना आएगा, इस ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई, मीन्स n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो जो ओमेगा का प्रोपोर्शनलिटी है यहाँ डाल दो, तो यहाँ से n, अगर एग्जाम में कंसिडर करो आप डायरेक्टली
ओमेगा नहीं याद रहता तो पहले लिखो सर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आएगा वी बाय आर, और वी बाय आर सब्स्टिट्यूट को ले यहाँ पे, तो एन इज प्रोपोर्शनल टू वी का फॉर्मूला कितना होता जेड बाय एन, और ये कितना था आपके पास एन स्क्वायर बाय जेड। तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आएगा मैं फ्रीक्वेंसी को एफ से लिखता हूँ बिकॉज दोनों एन हो जाएगा, ठीक है, 2 पाई एफ, तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, तो एफ प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया आपके पास जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन क्यूब। तो आपको किसी का भी प्रोपोर्शनलिटी पूछा गया, अब ये फॉर्मूले में नहीं याद रखना, ये प्रोसीजर रखना है कि जब भी आपको अगर क्वेश्चन चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सारे टर्म की प्रोपोर्शनलिटी आपको निकालने आनी चाहिए। क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके, एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, ओके, ऑर्बिटल एक्सेलरेशन, ऑर्बिटल एक्सेलरेशन, और इसी को बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना होता है इस v स्क्वायर बाय आर, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, v और r सब्स्टिट्यूट कर दो, सिर्फ v कितना अपने पास होता है z डिवाइड बाय n का स्क्वायर डिवाइड बाय z स्क्वायर, सॉरी z स्क्वायर नहीं, कितना होता है इस n स्क्वायर डिवाइड बाय z, इट इज n स्क्वायर डिवाइड बाय z। तो a प्रोपोर्शनल टू कितना होगा z ऊपर गया z क्यूब डिवाइड बाय कितना आएगा n⁴। ठीक है, तो सेम मैनर से आपको किसी का भी प्रोपोर्शनलिटी पूछ लिया, बस याद क्या रखोगे वेलोसिटी और रेडियस का प्रोपोर्शनलिटी याद रखना, और उसके बेसिस पे आप किसी का भी प्रोपोर्शनलिटी निकाल सकते हो। चलो क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं जो हमें चाहिए। चलो पहले क्लियर हो गया, आपको मेन रेडियस एंड वेलोसिटी का प्रोपोर्शनलिटी याद रखना है, किसी का भी पूछा गया उसको रेडियस एंड वेलोसिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है, एंड देन फिर रेडियस और वेलोसिटी का प्रोपोर्शनलिटी पुट कर देना है। चलो डन, ठीक है। नेक्स्ट जो चाहिए यहाँ पे सेकेंड पॉइंट मुझे चाहिए एनर्जी का, तो आप लिख रहे हो एनर्जी, इट इज अ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट्स। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth ऑर्बिट, तो एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्टली टोटल एनर्जी बोल सकता हूं, टोटल एनर्जी इज -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर। अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी पूछा गया तो काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होता है, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास कितना आएगा इस +13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर। चलो ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला, ये हो गया सेकेंड फॉर्मूला। अगर आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ लिया तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, इस -2 टाइम्स मतलब कितना होगा इस 27.2 जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर, दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, याद क्या रखोगे आप इसमें भी, इसमें क्या प्रिपेयर करना है आपको, इसमें प्रिपेयर करना है ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। देन काइनेटिक क्या होता है, टोटल का निगेटिव होता है, काइनेटिक हमेशा पॉजिटिव होता है, टोटल निगेटिव है, तो बोलोगे क्या पे काइनेटिक इज क्या होगा माइनस ऑफ टोटल, काइनेटिक क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये आपके पास जो टोटल रहेगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा काइनेटिक। नेक्स्ट याद रखना है पोटेंशियल जो होता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है टोटल का डबल होता है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है तो टोटल का डबल होता है, बस ये इतने ही फॉर्मूले याद रखना है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपको जो याद रखना है यहाँ पे, चलो इसको मार्क कर देते हैं, पॉइंट 1, इट इज अ फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट्स और ये थर्ड पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 4 हमें जो रिक्वायर्ड है कुछ टर्म्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कभी आपसे ऐसा पूछ लिया आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपसे अगर पूछा गया तो जो टोटल एनर्जी होता है वही आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा रहेगा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल एनर्जी का ही क्या रहेगा सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज। आप बोलोगे यहाँ पे इस +13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव होती है, अगर उसको रिमूव करना रहेगा तो उतनी एनर्जी उसको पॉजिटिव में दे दे, उसकी एनर्जी 0 हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, जो टोटल एनर्जी होता है उसी को बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी, कभी कभी इसको बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं, कभी अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी पूछा तो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 हमें जो रिक्वायर्ड है दैट इज द एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है।
एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जंप कराना, लोअर से अगर हायर ऑर्बिट पे जंप कराना, तो जो एनर्जी लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, कंसिडर करो मेरे पास यहाँ पे ये आपके पास n इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट, ये n इज इक्वल टू सेकेंड ऑर्बिट, ये वाला n इज इक्वल टू थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, तो यहां पे इस फर्स्ट ऑर्बिट को बोलते हैं हम लोग ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ग्राउंड स्टेट। सेकेंड वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। n इक्वल टू 3 को क्या बोलेंगे हम लोग, फिर इसको यहां से ये फर्स्ट हो गया तो ये क्या होगा, सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट एंड सोन। आगे वाले को क्या बोलेंगे, फोर्थ एक्साइटेशन स्टेट। अगर आपको बोला गया फोर्थ एक्साइटेशन स्टेट मतलब n इक्वल टू कितना, 3 है। ठीक है, सो n इक्वल टू कितना है, 5 है। अगर आपको बोला सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट, सेकेंड बोला तो +1 कर लो, क्या होगा, n इक्वल टू 3 आएगा। अब अगर इसने बोला कि सर एक्साइटेशन एनर्जी क्या रहेगा, एक्साइटेशन स्टेट मतलब उस ऑर्बिट को बता रहा है, और अगर एक्साइटेशन एनर्जी बोला गया तो उस ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए जो एनर्जी लगेगा। अगर मैंने बोल दिया यहां से मैं इसको यहां जा रहा हूं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू कहां पे, 1 से कहां 2 पे जा रहा है, तो जब वो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में जाएगा तो जो एनर्जी लगेगी उसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट एनर्जी। अगर वो n इक्वल टू 3 में जा रहा है, कौन से स्टेट पे जा रहा है, सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट पे जा रहा है, तो जो एनर्जी लगेगी उसको बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट एनर्जी। ओके, तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं, यहां पे चलो जगह बना लेते थोड़ा सा। ओके, हाँ चलो दिख रहा होगा आपको यहां से। तो यहां से अगर मैंने बोल दिया पॉइंट्स, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या आएगा आपके पास, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन को कहां पे, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 पे कितना लगेगा, तो डायरेक्टली बस क्या होगा, एनर्जी ऑफ 2 और सेकेंड ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ग्राउंड स्टेट से कहा जा रहा है, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में जा रहा है, तो उसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन कहां पे जा रहा है, इस सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट पे जा रहा है, हमेशा ग्राउंड से। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे यहां से, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट एनर्जी। सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी बोलेंगे, स्टेट नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, एनर्जी। कितना आएगा आपके पास, E3 माइनस E1। E3 कैसे निकालोगे, ये वाले फॉर्मूले से। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला कितना अपने पास, इज 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अगर मुझे थर्ड ऑर्बिट का चाहिए तो यहाँ पे एन की जगह कितना डालो, 3 डाल दो। जेड एटॉमिक नंबर, अगर हाइड्रोजन के लिए लिख रहे हो तो Z1 आ जाएगा, हीलियम के लिए लिख रहे हो तो Z कितना 2 आएगा, लिथियम के लिए लिख रहे हो तो Z कितना आएगा, 3 आएगा। और जो आप बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे हो, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, बस ये 3 ही एलिमेंट्स के लिए यूज होता है। चलो क्लियर, समझ में आ रहा है। तो अगर मुझे बोला गया कि एनर्जी के बारे में कुछ पूछा गया तो आपको एनर्जी के ये 3 कॉन्सेप्ट याद रखना है। पहला यहाँ पे उसकी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, सेकंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, थर्ड क्या, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। और ये एक नोटेशन से, फॉर्मूला नहीं है। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी बोल दिया तो क्या होगा, जो टोटल आता है वही लेना है, बस पॉजिटिव लेना है। थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी बोल दिया तो इज क्या होगा, एनर्जी बिटवीन टू ऑर्बिट्स या एनर्जी डिफरेंस ऑफ 2 ऑर्बिट। अगर फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट की एनर्जी पूछ रहा है तो क्या आएगा आपके पास, फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जाने में जो एनर्जी लगेगा और कितना लगेगा एनर्जी, इन दोनों ऑर्बिट के एनर्जी का डिफरेंस। चलो क्लियर, आपको हमेशा ये टर्म्स याद रखना है, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट का मीनिंग क्या, सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट का मीनिंग क्या। चलो बस क्लियर हुआ, इट इज इनफ थ्योरी, इतना ही थ्योरी रिक्वायर्ड है फर्स्ट बोर एटॉमिक मॉडल के क्वेश्चन के लिए। क्या क्या रिक्वायर्ड है आपके पास, आपको यहाँ से ये बोर के पोस्टुलेट्स याद होने चाहिए, ये 3 पोस्टुलेट्स में ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, मैंने राउंड करके रखा हुआ है। ठीक है क्लियर। नेक्स्ट आपको वेलोसिटी और रेडियस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो भी प्रोपोर्शनलिटी वाला याद कर लो। ठीक है, पॉसिबल रहा तो मेन फॉर्मूला याद रखो, अदरवाइज स्किप किया तो भी चलेगा। नेक्स्ट आपको ये एनर्जी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर एनर्जी का फॉर्मूला याद है तो ये टर्म्स पता होना चाहिए। चलो क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, या तो क्लियर हो गया तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, इस चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए 1 to 2 आवर्स इनफ होते हैं। ठीक है, 2 आवर्स में आप इजीली कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, रेशो ऑफ एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट फ्रॉम द सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट
टू फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट का मतलब होता है इस n इज इक्वल टू 3, और फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट का मीनिंग होता है n इज इक्वल टू 2। तो आपको रेडियस किसका चाहिए, सॉरी एरिया का रेशो चाहिए किसका, थर्ड ऑर्बिट टू क्या चाहिए, फर्स्ट ऑर्बिट। अब एरिया का रेशो चाहिए, तो एरिया का फॉर्मूला कितना होता है बोलो, एरिया का फॉर्मूला कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आएगा, आर स्क्वायर। मुझे एरिया किसका चाहिए, थर्ड ऑर्बिट का, डिवाइड बाय एरिया किसका चाहिए, सेकेंड ऑर्बिट का। तो प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ, पहले इसको रेडियस का प्रोपोर्शनल पुट कर लेते हैं। तो एरिया इज डायरेक्टली, आर कितना होता है बोलो, आर इज क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है, एन। तो यह आएगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय जेड का स्क्वायर। तो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन रेज टू 4 डिवाइड बाय जेड स्क्वायर। क्वेश्चन हाइड्रोजन के लिए ले रहे हैं तो जेड का वैल्यू कितना 1 हो जाएगा। तो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस रेज टू 4। चलो अब सॉरी रेडियस नहीं, एन रेज टू कितना आएगा 4, इट इज एन रेज टू 4। तो चलो A3 डिवाइड बाय कितना A2 चाहिए, तो डेट इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से, इट इज एन का वैल्यू कितना लेंगे हम लोग यहाँ से, एन का वैल्यू कितना 3 डिवाइड बाय कितना 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपके पास, इज 9 डिवाइड बाय 4। तो योर आंसर इज 9/4। क्लियर, सिंपल। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ऐसे ही आएंगे। आपको क्या करना है, जो भी टर्म्स का आपको रेशो पूछ रहा है या जो भी टर्म आपको कैलकुलेट कर रहा है उसको एन के फॉर्म में लेके आओगे, और एन के फॉर्म में लाने के लिए पहले उसको रेडियस या वेलोसिटी के फॉर्म में लेके आओ, फिर रेडियस का प्रोपोर्शनलिटी उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर रेशो पूछ रहा है तो उसको रेशो के फॉर्म में लिख लो। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था, थर्ड ऑर्बिट का डिवाइड बाय सेकेंड ऑर्बिट। मैंने आपको लिख के दिया था यहाँ पे, सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट का मतलब सेकेंड बोल रहा है तो ऑर्बिट एक प्लस का लेना, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड बोल दिया तो ऑर्बिट थर्ड हो जाएगा, अगर ये फर्स्ट बोला तो ऑर्बिट कितना होगा, सेकंड। हमेशा एक एक्स्ट्रा होता है, बिकॉज पहले वाले ऑर्बिट को हम ग्राउंड बोल देते हैं, तो सेकंड वाले को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, थर्ड को क्या बोलते हैं, सेकंड एक्साइटेशन, फोर्थ को क्या बोलते हैं हम, थर्ड एक्साइटेशन स्टेट। पहले वाले ऑर्बिट का नाम हमने ग्राउंड रख दिया, इसलिए क्या होता है, एक अब क्या रहेगा, जो आपका नंबरिंग रहेगा एक ऊपर शिफ्ट हो गया। चलो क्लियर, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट, तो फटाफट इसका क्वेश्चन खत्म करते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। क्या बोला देखो, अब सिंपल बोल रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन एटम इफ n Vn and Vp आर द ऑर्बिटल इन ऑर्बिटल वेलोसिटी इन nth और in p। तो ठीक है, आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है यहाँ पे, z डिवाइड बाय n। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, बिकॉज हाइड्रोजन है तो z1 ले लेना। हमेशा मैंने z में रखा, 90% क्वेश्चन क्या रहेगा, हाइड्रोजन के लिए रहेगा। कभी हीलियम लिथियम रहेगा तो z का वैल्यू हीलियम लिथियम के लिए पुट कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, आप बोलोगे यहाँ से Vp क्या चाहिए मुझे, रेशो किसका चाहिए यहाँ पे, Vp टू डिवाइड बाय Vn। तो ये क्या आएगा, इनवर्सली मतलब n डिवाइड बाय क्या आएगा p, ठीक है। रेशो के फॉर्म में लिख रहे हैं, इक्वल कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। कितना आएगा इस n/p, ऑप्शन बी। सिंपल, बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। थोड़ा थ्योरी अंडरस्टैंड करने के लिए, हैबिचुअल होने के लिए आपको थोड़ी सी कहानी सुनना है, अदरवाइज सिंपल। क्वेश्चन बोल रहा है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी, समथिंग देकर रखा है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, टोटल एनर्जी कितना है आपके पास, -13.6। ओके, बट मुझे एनर्जी किसका चाहिए, जस्ट वेट, एनर्जी किसका चाहिए आपको यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्या चाहिए, सेकेंड एक्साइटेशन मतलब थर्ड ऑर्बिट का। तो एनर्जी का अपने पास फॉर्मूला है -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाय योर एन स्क्वायर। तो यहाँ से एनर्जी किसका चाहिए यहाँ पे, सेकेंड एक्साइटेशन मतलब थर्ड ऑर्बिट, तो यहाँ पे E3 बोल देता हूँ। इस -13.6 जेड का वैल्यू कितना है 1, बिकॉज हाइड्रोजन है ये, डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर। तो ये 9 कितना आएगा, इस -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। ये मिल गया टोटल एनर्जी, बट मुझे टोटल नहीं पूछ रहा है, काइनेटिक पूछ रहा है। तो काइनेटिक का फॉर्मूला कितना होता है, काइनेटिक इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल, क्या आएगा ये, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो ये माइनस माइनस कितना होगा, +1.51। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, +1.51। एंड पोटेंशियल क्या लिखा था हमने, टोटल का डबल होता है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का डबल मीन्स 2 टाइम्स -1.51, कितना आएगा आपके पास, दैट इज 3.02। तो -3.02। चलो, हैगा ऐसा कोई आंसर, बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चंस। तो दैट इज प्लस एंड -3.02, ऑप्शन ए,
ठीक है, आपको पूछा है किसका था उसने, एनर्जी किसका। अब ये इसकी जरूरत नहीं, आपके पास फॉर्मूले में ही लिखा हुआ -13.6। ठीक है, तो अगर आपको किसका बोला, थर्ड ऑर्बिट का पूछ रहा है, तो पहले थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी निकाल लेते टोटल, फिर पोटेंशियल एंड काइनेटिक निकालते हैं। चलो क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ई और एल डिनोट द टोटल एनर्जी, देन क्या बोल रहा है आपको, क्या ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन ओके ई और एल का प्रोपोर्शनलिटी चाहिए। तो चलो, तो आपके पास ई का प्रोपोर्शनलिटी पता है कितना होता है, इज जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर। किसके लिए लिख रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन के लिए। तो अब जेड का वैल्यू 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बोलूंगा ई इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय कितना, एन स्क्वायर। एंड एंगुलर मोमेंटम्स आपने पढ़ा रहेगा, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला सेकेंड पोस्टुलेट से कितना आया था बताओ, एंगुलर मोमेंटम सेकेंड पोस्टुलेट से कितना आया था, इज एन एच डिवाइड बाय 2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ठीक है, बस क्या करना है यहाँ से, ये वाला देखो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, तो ये वाला इस सेकेंड इक्वेशन हो गया, और ये क्या होगा फर्स्ट। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, n की जगह पे मैं L सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, तो क्या बोल सकते हैं n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो n इज इक्वल टू L, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना आएगा, इस 1/L स्क्वायर। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L रेज टू -2। ठीक है, कहीं है क्या ऑप्शंस, यस ऑप्शन डी। सिंपल प्रोपोर्शनलिटी वाले क्वेश्चंस, कुछ फिक्स प्रोपोर्शनलिटी याद कर लो, दैट्स वन आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोला है, इफ इन द सेकेंड ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ई एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम एनर्जी विल बी। ओके, हाइड्रोजन के सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी देकर रखा है, हीलियम के थर्ड ऑर्बिट का पूछ रहा है। तो अपने पास फॉर्मूला है एनर्जी का, कितना है एनर्जी का फॉर्मूला, इज इक्वल टू कितना होता है, इस -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर। तो ई इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर। अब मुझे एनर्जी किसका चाहिए, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ हीलियम एटम डिवाइड बाय हाइड्रोजन। तो यहाँ से Z प्रोपोर्शनलिटी है, तो Z ऑफ कितना आएगा, हीलियम डिवाइड बाय Z ऑफ हाइड्रोजन का क्या आएगा, स्क्वायर। और N के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शंस, तो N ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय कितना आएगा, N ऑफ योर हीलियम। बस वैल्यूज डाल दो इसमें। ठीक है, E ऑफ हीलियम आपको पूछ रहा है, E ऑफ हाइड्रोजन इज E दिया हुआ है, Z हीलियम के लिए Z2, हाइड्रोजन का 1, नीचे नंबर ऑफ टर्म हाइड्रोजन के लिए क्या है, हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिट है यहाँ पे, सेकेंड ऑर्बिट्स। तो यहाँ से N की जगह पे 2, और हीलियम का कौन सा ऑर्बिट है यहाँ पे, थर्ड ऑर्बिट, तो हीलियम के लिए 3 का स्क्वायर। कितना हो गया आपके पास, यह हो गया इस 2 2 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे कितना होगा, इस 4 डिवाइड बाय 9 कितना आ रहा है, इस 16/9 है क्या ऑप्शन, 16 इट इज E ऑफ H डिवाइड बाय E। तो E ऑफ H इज इक्वल टू योर 16/9 टाइम्स ऑफ E। चलो आंसर इज 16E/9, दैट्स आंसर। सिंपल प्रोपोर्शनलिटी का फॉर्मूला आपको चाहिए, आप वीडियो पॉज करके खुद से कर सकते हो सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, क्या रखा आपके पास, इलेक्ट्रॉन ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट पास फ्रॉम द फिफ्थ एनर्जी लेवल टू ग्राउंड लेवल, वेलोसिटी ऑफ एटम। ओके, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कंसिडर करो मेरे पास एक और एटम्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया, इस एटम में से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से पास हो रहा है, फिफ्थ एनर्जी लेवल से ग्राउंड एनर्जी लेवल में जा रहा है। चलो ये 1 2 3, यहाँ पे 4 ले लो, और यहाँ कहीं तो 5 ले लो, ठीक है, समथिंग ऐसा। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, यहाँ से फिफ्थ से कहाँ पे आ रहा है, ग्राउंड पे आ रहा है। जब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से ग्राउंड पे आके, तो यहाँ से एक फोटोन बाहर निकलेगा। अब फोटोन जब बाहर निकलेगा, तो आपका जो एटम है, एटम ये बैक साइड मूव करेगा, उसकी आपको वेलोसिटी निकालना है। क्या मूव करना है, मतलब जैसे आप कोई बॉल को थ्रो करो, जैसे आप थ्रो करोगे तो आपको रिवर्स एक झटका लगता है, आपके हाथ से बॉल आगे निकला और आपको पीछे पुश करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से कहाँ पे जंप करेगा, ग्राउंड पे जंप करेगा, तो इसमें से फोटोन निकलेगा। तो फोटोन आगे जाएगा तो एटम को पीछे पुश करेगा। तो एटम को जो पीछे पुश किया, तो एटम को क्या चाहिए, एटम की क्या चाहिए आपको, यहाँ पे एटम की वेलोसिटी कितना है कैलकुलेट करना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नहीं, किसका, एटम की वेलोसिटी। तो यहां से क्या करोगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देते।
तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए फोटोन का मोमेंटम और एटम का मोमेंटम क्या होगा, सेम। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना होता है, h बाय लैम्डा, ठीक है। अब मोमेंटम ऑफ एटम्स, ये हो गया फोटोन का मोमेंटम्स। अगर मोमेंटम ऑफ एटम बोला गया तो कितना होगा, m इंटू वी, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब उसके लिए क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, लैम्डा कैलकुलेट करते हैं, जो फोटोन बाहर निकल रहा है उसका वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। वेवलेंथ कैलकुलेट करने के बाद फिर हम इस पे आते हैं। तो ये एक्चुअली नेक्स्ट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला क्वेश्चन है, फिर भी हम लोग इसको कर सकते हैं यहाँ पे। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको नेक्स्ट पढ़ोगे तो 1/लैम्डा का फॉर्मूला इज आर इनटू कितना होता है, इस 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/ कितना होता है, इस n2 स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन जम कहाँ से कर रहा है, जम कहाँ से कर रहा है, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन है, फिर भी आप कर सकते हो क्योंकि बोर्ड के लिए आपने ये फॉर्मूला देखा रहेगा। इस 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यहाँ से r जम कहाँ से कर रहा है, 1 पे जम कर रहा है, और कहाँ से कर रहा है, 5th से। कितना आएगा, इस 24, कितना होगा, इस 24r डिवाइड बाय 25, ये 1/लैम्डा। तो अब मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स कितना आएगा, फोटोन का जो मोमेंटम है कितना होता है, h/लैम्डा, कितना हो जाएगा ये 24r(h) डिवाइड बाय 25, मिल गया यहां से। अब क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देते हैं, ठीक है। लिख दो यहां से, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। कितना आएगा, मोमेंटम ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या आएगा, मोमेंटम ऑफ क्या आएगा, फोटोन। मोमेंटम ऑफ एटम इज मास इनटू वेलोसिटी, और ये कितना आएगा, h/लैम्डा। अभी कैलकुलेट किया हमने मोमेंटम ऑफ फोटोन, कितना आ गया था अपने पास, इस 24r(h) डिवाइड बाय कितना 25। तो v इज इक्वल टू 24r(h) डिवाइड बाय 25m। तो वेलोसिटी ऑफ एटम कितना आएगा, 24r(h) डिवाइड बाय 25m। तो दैट इज आंसर 24r(h) डिवाइड बाय 25m। यस, ऑप्शन ए। क्लियर, थोड़ा सा ये अलग लेवल का क्वेश्चन था, तो ये ऐसे ही एक दो ही क्वेश्चन है जो थोड़े डिफरेंट जा रहे हैं, अदरवाइज प्रोपोर्शनलिटी वाले क्वेश्चन है, ठीक है। चलो डन। क्या किया मैंने यहाँ पे, फोटोन जो बाहर निकला उसका वेवलेंथ निकाल दिया। ये आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मिलेगा ये फॉर्मूला, आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी के लिए आप मार्क कर सकते हो, ठीक है, कि 1/लैम्डा का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से 1/लैम्डा निकाला, मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना होता है, h/लैम्डा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसको h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मोमेंटम बन गया। ये फोटोन का मोमेंटम मिल गया। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, एटम का मोमेंटम और क्या होगा, फोटोन का मोमेंटम क्या होगा, सेम, ठीक है। तो दोनों का मोमेंटम इक्वल करके क्या करेंगे, फोटोन का मोमेंटम कितना हो गया आपके पास, एटम का मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, एटम का मास m कंसिडर कर लेते इंटू वेलोसिटी, फोटोन का मोमेंटम हमने कैलकुलेट किया, यहाँ से भी निकल जाएगा। चलो क्लियर, समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। तो इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है ये आपको सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो इनडायरेक्टली आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पूछ रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, इट इज mv² डिवाइड बाय r। तो सेंट्रीपिटल इज प्रोपोर्शनल टू v² बाय r। मैंने कहा ना, सिर्फ v और r याद रखो। अब v का प्रोपोर्शनलिटी और r का प्रोपोर्शनलिटी सब्स्टिट्यूट कर लो। तो v का प्रोपोर्शनलिटी कितना आएगा आपके पास, z/n, और ये कितना आएगा, इस n² डिवाइड बाय z, ऊपर ये स्क्वायर एज इट इज। तो इसको सिंप्लीफाइड करोगे तो z का स्क्वायर, ऊपर कितना होगा, इस z³, नीचे n² और अगेन n², कितना होगा, इस n⁴। अब हाइड्रोजन के लिए बोल रहा तो z का वैल्यू 1 ले लो, तो बोलोगे प्रोपोर्शनल टू 1/n⁴। तो फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू n⁴, या माइनस में लिखा हुआ है, तो इसको लिख दो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू n⁻⁻⁴। बहुत ही सिंपल लेवल क्वेश्चन, बस ये दिमाग में रखो कि क्वेश्चन चल क्या रहा है। आपको सिर्फ वेलोसिटी एंड रेडियस का फॉर्मूला याद रखना है। जब भी प्रोपोर्शनलिटी पूछा, जिसका पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लिखो, किसके, v और r के फॉर्म में, और उसमें v और r सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इन बोर मॉडल्स हाइड्रोजन एटम्स आर फॉर इन द बोर मॉडल्स आर वी आर इन रिप्रेजेंट द रेडियस, ओके, देन स्पीड एंड टोटल एनर्जी।
देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्टैक्ट नंबर्स। ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सी क्वांटिटी क्या है, फॉर प्रोपोर्शनल टू क्या है, एन है। तो आप क्या करो, सबको एक बार सॉल्व करके देख लो। तो ऑप्शन ए को अगर क्रॉस चेक किया, आर डिवाइड बाई ई, आर कितना होता है आपके पास इज एन स्क्वायर डिवाइड बाय जेड, और ये कितना होता है इस एन स्क्वायर डिवाइड बाय जेड स्क्वायर, इसकी प्रोपोर्शनलिटी। तो ये ऊपर जाके कैंसिल तो होगा नहीं, कितना हो जाएगा आपके पास, एक जेड यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये एन की क्या हो गया कैंसिल। तो बचा कितना अपने पास, यहाँ से बच रहा है आपके पास प्रोपोर्शनलिटी, सिर्फ क्या बच रहा है आपके पास इज जेड बच रहा है, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनल टू जेड आ रहा है, बट मुझे प्रोपोर्शनल टू क्या चाहिए, एन चाहिए। तो ऑप्शन ए नहीं हो गया, ऑप्शन बी देखते हैं। बी में क्या बोला है, इस ई डिवाइड बाय वी, ई कितना होता है, अब ई का वैल्यू कितना होता है इस एन स्क्वायर डिवाइड बाय, सॉरी ये उल्टा लिख रहा हूँ शायद मैं, ये जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर था, तो ये शायद हो सकता था। आर इज कितना होता है इस एन स्क्वायर डिवाइड बाय जेड, और ये जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर। तो एन ऊपर चला गया, एन रेस टू 4 डिवाइड बाय जेड क्यूब प्रोपोर्शनलिटी, बट मुझे क्या चाहिए, एन चाहिए, मतलब ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकेंड बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ई डिवाइड बाय वी। तो यहाँ से ई का प्रोपोर्शनलिटी कितना होगा, यहाँ से जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर अपॉन वी कितना होता है जेड डिवाइड बाय एन। तो ये z क्या आएगा आपके पास, एक z यहाँ से कैंसल, प्रोपोर्शनल टू z डिवाइड बाय कितना आ रहा है n, एक n भी इससे कैंसल, ये भी नहीं आ रहा है। ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं, सी क्या बोला, r इंटू ई, आर का प्रोपोर्शनलिटी एन स्क्वायर डिवाइड बाय z, और e का प्रोपोर्शनलिटी z स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर। तो यहाँ तो n कैंसल हो गया, सिर्फ प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है z, ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी होना चाहिए, v इंटू आर। तो v का प्रोपोर्शनलिटी इज n बाय जेड, और ये n स्क्वायर डिवाइड बाय जेड, तो प्रोपोर्शनल टू कितना बच रहा है n, तो ऑप्शन क्या आएगा डी। बस कुछ नहीं करना है, v और r का पुट कर देना, फॉर्मूला मिल जाएगा। चलो डन। हाँ, अब क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन देख के समझना चाहिए कि v और r, अब मैं सब मत सॉल्व कर बैठो, v और r देख के समझ में आ रहा था कि v में कितना होता है इस n z बाय n होता है, और r में कितना होता है n स्क्वायर बाय z, z कैंसल, e कैंसल, डायरेक्टली आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपके पास, ओके एक डायग्राम देख रखा है क्वेश्चन में शायद, डायग्राम देख रखा है ऐसे, यहाँ पे एक ऑर्बिट है, उसकी एनर्जी लेवल कितना है 4e है, दूसरा ऑर्बिट है जिसकी एनर्जी कितना है 7/3e है, एंड इज अ ग्राउंड स्टेट, इसकी एनर्जी e है। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जंप कर रहा दैट इज अ लैम्डा 1, और यहाँ से यहाँ जंप करता है इस लैम्डा 2। आपको चाहिए क्या, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 चाहिए। तो मैंने आपको लिख के दिया था, एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला कितना होता है, इट इज E2 माइनस E1, और इसको एस सी बाय लैम्डा इज इक्वल क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ से E2 माइनस E1। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, रेशो चाहिए, तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ से फर्स्ट वाले एस सी डिवाइड बाय लैम्डा 1, कहाँ से जम कर रहा है लैम्डा 1 के लिए, 4e से e पे आ रहा है, तो कितना आ जाएगा बताओ, ये इट इज अ 4e माइनस e, तो सॉरी इट इज e, कितना हो जाएगा एच सी डिवाइड बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू कितना होगा, इट्स 3 टाइम्स e। तो e का वैल्यू कितना होगा, लैम्डा 1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा रेशो निकालना। तो लैम्डा 1 कितना आ गया इस एच सी डिवाइड बाय 3, चलो ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड वन, अब कहाँ से जम कर रहा है ये, 7/3 से कहाँ पे e पे जम कर रहा है, तो आप बोल सकते हो नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, एच सी बाय लैम्डा 2 कितना आएगा इस 7/3e माइनस e, कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4/3e, ठीक है। ये हो गया एच सी बाय लैम्डा 2, ठीक है। कौन सा ये, कौन सा पॉस्टुलेट सही है, बोर का थर्ड पॉस्टुलेट यूज करें, एनर्जी ऑफ फोटोन इज क्या होगा, डिफरेंस ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। यहां से जंप कर रहा है यहाँ पे, तो इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा 2 कितना आ जाएगा आपके पास, लैम्डा 2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, ये कितना होगा 4e डिवाइड बाय 3 टाइम ऑफ एच सी, सॉरी उल्टा हो जाएगा ये। चलो तो लैम्डा 2 सिंपल सा कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो, इसको कितना आएगा, यहाँ से ऊपर गया इस थ्राइस ऑफ एच सी डिवाइड बाय 4e।
चलो लैम्डा 1 डिवाइड बाय लैम्डा 2, इन दोनों का अगर मैंने क्या किया, रेशो ले लिया, ये फर्स्ट एंड सेकेंड का, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, एच सी कैंसिल हो जाएगा, ई भी कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा 1 में कितना बचेगा 1/3 और नीचे कितना बचेगा 3 डिवाइड बाय कितना 4, तो इज 4 डिवाइड बाय 9 है क्या आंसर 4/9। ठीक है, बस थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान रखना, दैट्स ऑल, सिंपल सा कैलकुलेशन प्रोपोर्शनलिटी वाले क्वेश्चंस। चलो क्लियर, डन। कहाँ पे यूज किया हमने, बोर का पोस्टुलेट्स यूज कर लिया, बीच में प्रोपोर्शनलिटी नहीं है तो पोस्टुलेट से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये सारे 2024 एंड 25 के क्वेश्चंस है। बोला रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट कितना 5.3 इंटू 10⁻11 दिया, तो फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस आपको चाहिए, तो आपके पास रेडियस का फॉर्मूला पता है, तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, जेड हटा देते हैं क्योंकि हाइड्रोजन के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो रेडियस कितना चाहिए मुझे, फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस चाहिए, तो यहाँ पे क्या कहता है R4 डिवाइड बाय R1, इनर मोस्ट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट्स, इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास N4, एन फोर्थ रेडियस डिवाइड बाय कितना आएगा फर्स्ट रेडियस, दोनों का स्क्वायर, फोर्थ मतलब N4 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, कितना होगा इस R4 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू 16, तो R4 इज इक्वल टू 16 इंटू योर R1, तो 16 इंटू कितना आपके पास 5.3 इंटू 10⁻�11। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहेगा, ये आ रहा है इज 84.8 इंटू 10⁻11 आएगा, इसको लिखो 8.48 इंटू 10⁻10, तो ये आ रहा है 8.48 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आपको फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस दिया और सेकेंड क्या फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस चाहिए, तो आपके पास एन का प्रोपोर्शनलिटी है, बस रेशियो लिखो एंड वैल्यूज डाल दो। ठीक है, चलो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following about the Bohr model of hydrogen is false, acceleration of electron n equal to 2 is less than electrons क्या बोला है 1, okay, now momentum of कितना हो रहा है n equal to 2 is more than n equal to 1, kinetic energy of 2 is more than 1, potential energy of 2, okay, now पोटेंशियल एनर्जी के केस में आप ये बोल सकते हो फॉल्स रहेगा, आप बाकी भी क्रॉस चेक कर सकते। पोटेंशियल एनर्जी में जैसे जैसे आप ऑर्बिट चेंज करोगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा यहाँ पे उसका वैल्यूज क्या होगा यहाँ पे, ओके सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। अब जैसे जैसे नेक्स्ट ऑर्बिट में जाओगे, फर्स्ट ऑर्बिट की टोटल एनर्जी होती है -13.6, सेकेंड की कितनी होती है -3 कितना होता है 4 समथिंग, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है 27 पॉइंट्स, कितना आता है इस 27.2, अगर यहाँ पे गया तो कितना आ जाएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा इस -6.8। तो ध्यान से देखो वैल्यू निगेटिव में डिक्रीज हो रहा है, अगर निगेटिव में डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट कितना है, ज्यादा है, किससे, फर्स्ट से। अरे ये -13 पॉइंट्स कितना -27 -6.8 से कम होता है, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी n इक्वल टू 2 इज लेस, लिखा लेस नहीं, क्या है ये ग्रेटर है, निगेटिव में वैल्यूज ग्रेटर होता है। काइनेटिक एनर्जी जब लिखोगे तो कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी 13.6, फिर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे +3.4, ध्यान से देखो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है ये डिक्रीज हो रहा है, बट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है इंक्रीज, बिकॉज ये पॉजिटिव में डिक्रीज हो रहा है मतलब एक्चुअली डिक्रीज हो रहा है, और नेगेटिव में डिक्रीज होगा मतलब एक्चुअली वो इंक्रीज हो रहा है। चलो क्लियर, चलो अब बाकी भी क्रॉस चेक कर सकते हो, बट यहाँ पे मुझे ये इजी लग रहा है तो ये एक फॉल्स दिख रहा है। ठीक है, चलो डन। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज रेज फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेशन स्टेट, अब अभी बताया मैंने पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है इंक्रीज होता है, काइनेटिक क्या होता है डिक्रीज होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है इंक्रीज एंड काइनेटिक डिक्रीज, प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया अभी हमने। जैसे हम क्या करेंगे, ग्राउंड से ऊपर जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा बिकॉज वो निगेटिव में डिक्रीज हो रहा है, और काइनेटिक इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ काइनेटिक डिक्रीज होगा बिकॉज पोटेंशियल में क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे
यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू निगेटिव में डिक्रीज होगा, मतलब उसको बोल सकते हैं नेगेटिव में डिक्रीज होना मतलब इंक्रीज होना है, मैग्नीट्यूड में इंक्रीज हो रहा है। और पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में डिक्रीज हो रहा है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में डिक्रीज हो रहा है, मतलब वो एक्चुअली डिक्रीज हो रहा है। चलो क्लियर। नेक्स्ट, ये अभी डिस्कस किया प्रीवियस क्वेश्चन में। इन आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन एटम इज 13.6 दिया है, देन एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइटेशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू नेक्स्ट हायर स्टेट। आपको क्या पूछ रहा है यहाँ से, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ पे फर्स्ट ये ग्राउंड स्टेट हो गया, n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 तक ले जाने में एनर्जी कितना आएगा। तो आपको ये एनर्जी लेवल याद कर लेना, यहाँ पे जो एनर्जी आएगा दैट इज E1 होता है -13.6 और ये E2 होता है इस -3.4। कहाँ से है, E इज इक्वल टू -13.6 Z² डिवाइड बाय n स्क्वायर। यहाँ पे n z का वैल्यू कितना डाल दो, हाइड्रोजन के लिए बोल रहा है तो ये कितना होगा इस -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू 1 होगा। अब n इक्वल टू 1 डाल दो 13.6 आएगा, n इक्वल टू 2 डाल दो कितना होगा 4 से डिवाइड कर दो 3.14। और मुझे जो एनर्जी चाहिए तो यहाँ पे बोल सकते हो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज E2 माइनस E1। एक्साइटेशन एनर्जी जब भी पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, दोनों एनर्जी का डिफरेंस कितना आएगा, यह आएगा इस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो आंसर है यहाँ पे 10.2 पॉजिटिव 10.2, ठीक है, पॉजिटिव 10.2। आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है पॉजिटिव लेना है, तो आपको क्या करना है E2 में से E1 माइनस करना है, ठीक है। चलो आपको पॉसिबल रहा तो एटलीस्ट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, ये 4-5 का जो एनर्जी लेवल होते हैं एटलीस्ट 4 ऑर्बिट तक का एनर्जी लेवल याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इन हाइड्रोजन एटम्स λ1 λ2 इज वेवलेंथ, वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग तो ट्रांजिशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे दो ट्रांजिशन देकर रखा है मेरे पास, नोट कर लो यहाँ से। फर्स्ट इस n1 है, ये n2 है और ये n3 है। आपको बोल रहा है यहाँ से ये फर्स्ट वाला हो गया और ये सेकंड। तो बोला यहाँ से फर्स्ट ट्रांजिशन कितना आपके पास, इस नाम को दिया है ये फर्स्ट ट्रांजिशन और ये सेकंड। तो यहाँ पे ये λ1 हो गया और ये λ2। आपको क्या चाहिए, रेशो ऑफ λ1 टू λ2 इज x/32 है, देन वैल्यू ऑफ x पूछ रहा है, ठीक है। नाउ तो अभी ट्रांजिशन के लिए फॉर्मूला वही अपने पास 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन कितना होगा n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ठीक है। अब टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन दिया इसलिए मैं करा रहा हूँ, ये सेकंड टॉपिक का कुछ क्वेश्चन है, बट ये फॉर्मूला कर सकते हो। तो 1/λ1 का वैल्यूज कितना आ जाएगा सोचो, 1 अपॉन λ1 इज r। ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, ये 3 से 1 पे आ रहा, तो n1 इज 1 और n3 कितना 3, n2 इज हायर रहेगा और n1 स्मॉलर। तो ये कितना आएगा 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, कितना आएगा इस r इंटू, तो इज 8 डिवाइड बाय 9, तो इज 8r डिवाइड बाय 9 इज 1/λ1 मिल गया। λ2 निकाल लेते, तो 1 अपॉन λ2 के लिए क्या कर लो यहाँ से इस 1 r इंटू, कहाँ से मूव कर रहा है ये r इंटू 1 बाय कितना 1 माइनस 1 बाय कितना 2 का स्क्वायर, कितना होगा ये क्रॉस r इंटू 1 माइनस 1/4, तो इज 3r डिवाइड बाय 4 इज 1 अपॉन λ2। बस आपको क्या चाहिए, λ1/λ2 चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल ले लो यहाँ से। λ1 कितना होगा इस 9 डिवाइड बाय 8r और ये λ2 कितना हो गया 4 डिवाइड बाय 3r। ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट, दोनों को डिवाइड कर ले तो λ1 डिवाइड बाय λ2, ओके कितना आएगा, λ1 इज 9r डिवाइड बाय 8, सॉरी 9 डिवाइड बाय 8r और ये 4 डिवाइड बाय 3r। तो r एंड r कैंसल, ये हो गया 9/8 इंटू ये कितना हो गया ऊपर जाके कितना हो गया इजर 3 डिवाइड बाय 4, तो यह हो गया ऊपर 27, नीचे कितना आ रहा 32। तो रेशो कितना दिया x/32 दिया हुआ है, तो x कितना हो गया अपने पास 27, तो योर आंसर इज 27। सिंपल सा फॉर्मूले में सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना आंसर लाना है, ठीक है। चलो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशो ऑफ एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट टू ऑफ हाइड्रोजन टू दैट ऑफ हीलियम। आपको एनर्जी का रेशो चाहिए, तो एनर्जी का फॉर्मूला सेकेंड ऑर्बिट का ही चाहिए, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है इस z² डिवाइड बाय n स्क्वायर।
तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, बिकॉज दोनों का नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है, बट एक हाइड्रोजन एक हीलियम है। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन डिवाइड बाय कितना होगा, ये हीलियम इज इक्वल टू जेड ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय जेड ऑफ हीलियम का स्क्वायर इस 1/2 का स्क्वायर इस 1/4। जेड फॉर हाइड्रोजन कितना होता है 2, मोस्टली क्वेश्चन में गिवन भी रहता है ये, ठीक है। चलो डन, नेक्स्ट। ठीक है, 2025 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। चलो देखो क्या दिया है, हाइड्रोजन एटम्स जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ लोअर ऑर्बिट इज 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ हायर, मतलब R1 इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ R2, ये दिया हुआ है। बोला है कि वेलोसिटी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हायर ऑर्बिट इज v, मतलब v2 का वैल्यू v दिया है, तो v1 आपसे पूछ रहा है। चलो आपको पास रेडियस का रिलेशन दिया, वेलोसिटी पूछ रहा है, तो पहले हम क्या करते हैं, रेडियस के रिलेशन से हम क्या करते हैं, n का रिलेशन निकाल लेते हैं, फिर उस n के रिलेशन को v में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सभी को पता है इस r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, z नहीं लेते, हाइड्रोजन 1 है। तो यहाँ से बताओ R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, n1 बाय n2 दी होल स्क्वायर। R1 बाय R2 का वैल्यू कितना आएगा, ये 1/4 लिख सकते हैं, R1 बाय R2 इज 1/4 इज इक्वल टू कितना आएगा, n1 डिवाइड बाय n2 दी होल स्क्वायर। तो ये 1/2 इज इक्वल टू n1 बाय n2। चलो ये मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी का रिलेशन चाहिए। तो यहाँ से ऑर्बिट मेंशन नहीं किया था, हायर एंड लोअर, तो मुझे नहीं पता कौन सा ऑर्बिट है, तो मैं क्या करता हूँ 1 and 2 करके नोटेशन डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n होता है, z नहीं लेते यहाँ से। तो यहाँ से v1 डिवाइड बाय v2 इज इक्वल टू कितना आएगा, n2 डिवाइड बाय n1। इस v1 डिवाइड बाय v2 इज v, n2 बाय n1 इसका उल्टा हो जाएगा, कितना आएगा ये 2/1, तो v1 इज इक्वल टू 2v। चलो क्लियर, सिंपल। प्रोपोर्शनलिटी वाले क्वेश्चंस बस रेडियस एंड वेलोसिटी, 99% तो रेडियस एंड वेलोसिटी के प्रोपोर्शनलिटी का क्वेश्चन है, ठीक। डन, नोट कर लो एक बार वीडियो पॉज करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन produced due to transition of electron from hydrogen atom, okay, first second to first and then highest energy level to third। अब देखो यहाँ से एनर्जी आपको क्या चाहिए, फोटोन का चाहिए, फर्स्ट सेकेंड ऑर्बिट टू कहाँ बोल रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्बिट। नेक्स्ट बोल रहा है हाईएस्ट एनर्जी लेवल टू थर्ड, हाईएस्ट का मतलब यहाँ पे एन का मतलब इन्फिनिटी दे रहा है, ठीक है, और यहाँ से एन इक्वल टू थर्ड। तो पहला जो फर्स्ट है, फर्स्ट ट्रांजिशन कहाँ से ले लेते हैं, n2 इज इक्वल टू कितना आएगा 3, सेकेंड नहीं, n2 इज इक्वल टू 2, तो n2 का वैल्यू कितना होगा 2 माइन, और दूसरा क्या आएगा 2 इज n1 इज कितना आपके पास यहाँ पे n1 डाल दो इसको, E1 नहीं, तो इज n1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जो एनर्जी का फॉर्मूला है, एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, इस -13 पॉइंट कितना होता है 6, इट्स जेड स्क्वायर डिवाइड बाय कितना n स्क्वायर। तो इज प्रोपोर्शनल टू से चाहिए सिर्फ, तो कितना आएगा आपके पास, इस 1/n स्क्वायर ले सकते हैं। तो यहाँ से चलो ये हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शनलिटी, तो आप बोल सकते हो E1 बोल देते हैं हम लोग। चलो E1 कितना आएगा, इस 1/, कितना आएगा, कहाँ से 1 का स्क्वायर माइनस कौन सा, सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड से फर्स्ट में जा रहा, तो E1 इज इक्वल, मैं लिखता हूँ यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी डालता हूँ सिर्फ, ठीक है। इक्वल टू कैंसिल हटा देते बिकॉज रेशियो निकालना है, कितना आएगा इन दोनों का डिफरेंस। तो आप बोल सकते हो प्रोपोर्शनल टू कितना आएगा, इज E कितना होगा E2 माइनस E1। तो यहाँ से E1 इज प्रोपोर्शनल, E2 कितना आएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/1 का स्क्वायर। ये 2 मतलब कौन सा, आपका जो सेकेंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। जब भी आपको फोटोन की एनर्जी चाहिए, एनर्जी का डिफरेंस, मैं ये 13.6 वगैरह क्यों नहीं ले रहा, बिकॉज मुझे रेशो लेना है, तो प्रोपोर्शनलिटी में इसको हटा देते, इज 1/n स्क्वायर। तो डायरेक्टली E1 क्या आएगा, फर्स्ट केस के लिए जो आएगा एनर्जी क्या आएगा, सेकेंड ऑर्बिट एंड फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या होगा, n कितना होगा 2, सॉरी सेकेंड ऑर्बिट के लिए n कितना होगा 2, और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1 कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये E1 आपके पास कितना आ गया, E1 इज प्रोपोर्शनल टू कितना आएगा, इस 1/4 माइनस 1। तो इस E1
इज प्रोपोर्शनल टू क्रॉस म्यूटेशन इज -3/4, बट बाहर माइनस होता तो प्लस ले लेना इसको। चलो ये E1 हो गया। एंड अगर मुझे E2 चाहिए तो E2 प्रोपोर्शनल टू, कहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है देखो, सेकेंड टाइम ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, लिख लेते हैं इसको। सेकेंड टाइम बोला हायर ऑर्बिट, जब भी हायर ऑर्बिट बोल दिया तो आपको क्या लेना है, सबसे हायर वैल्यूज, मतलब n=∞ ले लो। तो सेकेंड केस में आपके पास n2 कितना है, इन्फिनिटी, और n1 कितना आपके पास, थर्ड। ठीक है, तो E2 का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से, प्रोपोर्शनल टू कितना आएगा, 1/∞² माइनस 1/3 का स्क्वायर, ये 1/∞ 0 हो जाएगा, मतलब 1/9। तो E2 इज 1/9, इनका रेशो E1/E2 कितना आएगा, ये -3/4, और ये -1/9, माइनस माइनस कैंसल, 9 ऊपर चला गया, 27/4 है क्या आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे ध्यान दे दो मेरा, मैंने थोड़ा रफली लिखा हुआ है यहाँ पे। मुझे क्या चाहिए, एनर्जी ऑफ फोटोन चाहिए, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज एनर्जी डिफरेंस। तो नॉर्मल एनर्जी का ये फॉर्मूला हो गया, -13.z² डिवाइड बाय n²। प्रोपोर्शनलिटी में z² 13.6 z² रिमूव कर देते, 1/n²। एनर्जी का डिफरेंस चाहिए, तो क्या चाहिए आपके पास, फर्स्ट केस के लिए E2 माइनस E1, मतलब सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी माइनस फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी। तो सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी 1/2² माइनस 1/n² कैंसिल करके कितना आ गया आपके पास, -3/4। सिमिलरली सेकेंड केस में हायर ऑर्बिट, मतलब ऑर्बिट नहीं बोला इसका, हायर मतलब इन्फाइनाइट बोल सकते हो, तो इन्फिनिटिव माइनस कितना आएगा आपके पास, थर्ड ऑर्बिट, मतलब 3 का स्क्वायर। बस सिंप्लीफाई करके दोनों का रेशियो ले लो। ठीक है, चलो बस आपको क्या चाहिए, जब भी एनर्जी ऑफ फोटॉन्स आपको बोला गया, तो एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए क्या करना है आपको, जिस ऑर्बिट से जम कर रहा हो, जिस पे जम कर रहा है, दोनों के एनर्जी का डिफरेंस लेना है। सेकंड पोस्टुलेट से ये बोल रहा है, सॉरी थर्ड पोस्टुलेट्स में क्या लगा कि एनर्जी अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जम कर रहा है, तो दोनों ऑर्बिट के एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा, एनर्जी ऑफ क्या होता है, फोटॉन्स होता है। चलो क्लियर समय आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या देख रखा है यहाँ पे, इफ L इज एंगुलर मोमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, देन क्या बोला, एंगुलर मोमेंटम ऑफ थर्ड ऑर्बिट। तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला NH डिवाइड बाय 2π, तो इज L इज प्रोपोर्शनल टू n। तो अगर मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्बिट E1 डिवाइड बाय E2, तो ये कितना आएगा, E3, तो ये 1 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, तो E3 L3 इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 टाइम्स ऑफ L1, तो ये हो गया 3 टाइम्स L। चलो क्लियर, समय आता, सिंपल डायरेक्टली प्रोपोर्शन से, अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट 3 टाइम्स तो क्या होगा, डायरेक्टली 3L लिख देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टोटल एनर्जी। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का वैल्यूज कितना होता है, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टोटल एनर्जी, यहाँ कितना बच रहा, -1, ऑप्शन बी। अब इससे इजी क्वेश्चन नहीं बन सकता। ठीक है, चलो थ्योरी मैंने लिख दिया है, ठीक है, थ्योरी मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया। अगर थ्योरी अच्छे से प्रिपेयर हो गया जो मैंने लिख के दिया है, देन सफिशिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, when the hydrogen atom is in the first excitation state, its radius is x। फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 2 बोला है। देखिए, इज x टाइम द स्मॉलेस्ट ऑर्बिट ऑफ, ओके, स्मॉलेस्ट ऑर्बिट का मतलब क्या होगा, यहाँ से सबसे स्मॉलेस्ट का मतलब कितना हो, n इज इक्वल टू 1। बट आपको रिलेशन चाहिए, तो आप बोल सकते हो इज r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। क्लियर, अब यहाँ पे क्या रहेगा, आपको क्या चाहिए, सेकेंड ऑर्बिट डिवाइड बाय फर्स्ट ऑर्बिट इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, इट इज n2 डिवाइड बाय n1 का स्क्वायर। ठीक है, r2 डिवाइड बाय r1 इज इक्वल टू R2 बाय R1 इज इक्वल टू n2 कितना अपने पास, n2 मतलब 2 डिवाइड बाय 1 दी होल स्क्वायर। तो R2 डिवाइड बाय R1 कितना हो गया, 4। ठीक है, अब क्वेश्चंस में क्या देकर रखा है, देखो क्वेश्चन में क्या देकर रखा है आपके पास, R2 बाय R1, क्वेश्चन में क्या देख रहा है, इज x टाइम बोला है, तो इसका मतलब R2 को क्या देकर रखा है क्वेश्चन में, R2 इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ R1। तो यहां से R2 इज इक्वल टू x टाइम ऑफ R1, R1 कैंसल, इज इक्वल टू 4, ये कैंसल, x का वैल्यू क्या होगा, 4 हो गया। ठीक है, चलो नोट करो जरा इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट इज E1 E2
E2 इज E3 इज इक्वल टू कितना x टाइम्स ऑफ E2 देन निकालना है। तो आपको फर्स्ट ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी उसने लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑर्बिट को E1 लिखा हुआ, दैट इज E3 इज इक्वल टू E1 चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास E का फॉर्मूला क्या है, इस -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर। तो वी कैन से इज E इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो आप बोलोगे E3 डिवाइड बाय E1 लिया, कितना आएगा इस N1 डिवाइड बाय N2 दी स्क्वायर। N1 N2 मतलब N1 इज 1 आ जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट, यहाँ से E3 डिवाइड बाय E1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर। तो इट इज E3 डिवाइड बाय E1 इज 1/9, बस शिफ्ट कर लो यहाँ से। तो आपके पास कितना आएगा इस E3 इज इक्वल टू 1/9 टाइम्स ऑफ E1। चलो तो आंसर में क्या देख रखा है आपके पास, E3 इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ E1 दिया है, तो x का वैल्यू कितना आएगा 1/9, ठीक है। ओनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और देख के फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रखा है आपके पास, इन हाइड्रोजन एटम इट्स ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट ऑर्बिट हैज अ रेडियस r, व्हेन एटम इज रेज्ड टू इट्स एक्साइटेशन स्टेट the electron orbit one of the its excitation state, okay, the electron orbital velocity become one third the radius of the that orbits, okay। क्वेश्चन में क्या रखा है कि अगर उसको क्या कर रहे हैं, ग्राउंड स्टेट से क्या एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ले जा रहे हैं, तो उसकी वेलोसिटी 1/3 हो जा रही है। तो रेडियस अगर ग्राउंड स्टेट का क्या है, लोअर स्टेट का रेडियस कितना r है, तो हायर स्टेट का कितना रहेगा आपको पटाना है। तो आपको ऐसे बोल सकते हो, क्वेश्चंस में आपके पास V2 देकर रखा है 1/3 टाइम्स V1, क्वेश्चन में R1 देकर रखा है R2, और आपको R2 फाइंड आउट करना है। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस r है, जब एक्साइटेशन स्टेट वाले ऑर्बिट का रेडियस बताना है, और एक्साइटेशन स्टेट में क्या होगा, वेलोसिटी 1/3 हो रहा है। तो एक्साइटेशन स्टेट को हम बोल सकते हैं V2 बोल सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कौन सा एक्साइटेशन स्टेट है, तो हम उसको V2 बोल देते हैं। तो V2 इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स V1, ठीक है। तो अब क्या करते हैं यहाँ से सिंपल, अभी ये क्वेश्चन 2024 में किया था, हमें रेडियस का रेशियो देकर रखा था, वेलोसिटी चाहिए था। यहाँ पे वेलोसिटी का रेशियो दिया, रेडियस चाहिए। तो अब क्या करते हैं, पहले V से N निकाल लेते। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल N, तो V2 डिवाइड बाय V1 इज इक्वल टू N1 बाय N2। V2 बाय V1 का वैल्यूज कितना आएगा 1/3 इज इक्वल टू N1 बाय N2। चलो ये मिल गया। नाउ रेडियस का क्या है, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है। तो यहाँ से इज R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू N1 डिवाइड बाय N2 द होल स्क्वायर। N1 बाय N2 कितना अपने पास 1/3, दिस स्क्वायर कितना आ गया इस 1/9 हो गया। ये कितना हो गया यहाँ पे, ये इट इज 1/9 इज R1 बाय R2। तो R2 का वैल्यू कितना होगा 9 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है। इसका मतलब 9 टाइम्स ऑफ R, ठीक है। एक क्वेश्चन में रेडियस दिया है, वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहा है, तो रेडियस से पहले क्या, सॉरी वेलोसिटी दिया है, रेडियस पूछ रहा है, तो वेलोसिटी से पहले n का रेशियो निकाल दो, फिर वहां से रेडियस निकाल लो, ठीक है। चलो क्लियर समझ में, सेम क्वेश्चन 2024 में भी किया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या रहेगा, रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट। ओके, किसका रेशियो चाहिए, एंगुलर मोमेंटम टू वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n एंड वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो आपको चाहिए क्या यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम टू वेलोसिटी, मतलब L डिवाइड बाय V, तो n डिवाइड बाय कितना आएगा 1/n, तो इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, दैट इज अ सिंपल। कितना आएगा, ऑप्शन ए सिंपल। प्रोपोर्शनलिटी याद करो, ये चैप्टर बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो हमने ये ऑलरेडी डेरिवेशन में करके रखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। थ्योरी में हमने डिस्कस कर लिया था क्या होता है ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, ठीक है। चलो नेक्स्ट बोला, अकॉर्डिंग टू बोर फर्स्ट पोस्टुलेट काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ mv² दिया है इलेक्ट्रॉन, ओके सिस्टम, ओके। आपको बोला काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना, वो भी रेडियस के फॉर्म में निकालना है, ठीक है। तो आपके पास जो सेकेंड पोस्टुलेट्स था, वहां से mvr इज इक्वल टू कितना होता है nh डिवाइड बाय 2π। तो यहां से mv या तो v निकाल लो, v इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास nh डिवाइड बाय 2
m इंटू आर, ये v मिल गया, काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, इट इज हाफ m, v कितना इसका स्क्वायर मतलब एन एच डिवाइड बाय 2 पाई m इंटू आर का स्क्वायर, तो ये 1/2 इंटू m, इट इज n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। यहां से ये m कैंसल, तो आंसर में क्या चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए आपको यहां से, हाँ मास के फॉर्म में, सॉरी z लिया नहीं हमने, यहाँ पे z भी चाहिए क्या, हाँ एक्चुअली इनको आंसर z के फॉर्म में चाहिए, तो एक काम करते इसको यहां से नहीं निकालते, आंसर z के फॉर्म में चाहिए तो फर्स्ट पोस्टुलेट लेते, ठीक है, सेकेंड पोस्टुलेट में z नहीं आएगा। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था याद है, सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स कितना था बताओ, इट इज mv स्क्वायर डिवाइड बाय r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, कितना था ये, z इंटू ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है, यहां से एक r कैंसल, कितना बचा आपके पास, mv स्क्वायर इज इक्वल टू z टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर, नीचे आ रहा 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर, आपको क्या चाहिए, हाफ mv स्क्वायर चाहिए, तो यहां से क्या कर लो, इस हाफ mv स्क्वायर, और याद रखना अगर बोल रहा है ना ये सीजीएस में बोल रहा है, तो सीजीएस में ये 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं डायरेक्टली क्या करता हूं, यहां से ये कैंसल करके याद रखो यहां से mv स्क्वायर कितना आएगा, यहां से mv स्क्वायर इज इक्वल टू ये z ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर, अब मुझे हाफ mv स्क्वायर चाहिए तो हाफ से मल्टीप्लाई, तो इज हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू z टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर डिवाइड बाय 2r, z टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर डिवाइड बाय 2r, तो ये हो गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू z ई स्क्वायर डिवाइड बाय 2r। इसमें एक मेन ट्यूस क्या था, मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता रहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, किसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू ये 9 इंटू 10⁻⁹ होता है, कितना इसकी किसके लिए होता है, ये एसआई में, ठीक है, और अगर सीजीएस रहा तो ये सीजीएस में 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, बस ये याद रखना। चलो डन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला द डिफरेंस बिटवीन रेडियस ऑफ n+1, रेडियस ऑफ nth इज गिवन बाय, क्या बोल रहा है, n-1, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि रेडियस ऑफ n+1 माइनस रेडियस ऑफ n इज इक्वल टू रेडियस ऑफ n-1, ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ पे, रेडियस का डिफरेंस कौन से n+1th ऑर्बिट और nth ऑर्बिट के रेडियस का डिफरेंस कितना आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है, रेडियस ऑफ n-1th ऑर्बिट्स, तो कुछ नहीं करना है, बस r का प्रोपोर्शनलिटी डाल दो, कितना आएगा यहाँ से डायरेक्टली, ये कितना आ गया n+1 का स्क्वायर, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, तो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n-1 का स्क्वायर, ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाइड करके n निकाल लेते, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी में से क्या होगा, सब क्या होगा, दोनों साइड से प्रोपोर्शनलिटी कैंसिल, तो ये होगा इस n स्क्वायर प्लस कितना आएगा ट्वाइस ऑफ n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ये n स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आएगा यहाँ से, ये +1 कैंसिल, 2n इधर आ गया, कितना आएगा 4n इज इक्वल टू n स्क्वायर, एक n इससे कैंसिल, तो n का वैल्यू कितना आ रहा 4, चलो n कितना आ गया 4, बस क्वेश्चन का वर्डिंग अंडरस्टैंड करा दैट्स ऑल, ठीक है, चलो लास्ट 2 क्वेश्चन और देन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। क्या बोला है, इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट टू ग्राउंड स्टेट देन परसेंटेज चेंज इन स्पीड, आपको स्पीड का क्या निकालना है, चेंज निकालना, जंप कहां से कर रहा है, सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट मतलब n इज इक्वल टू वी कैन से 3, जंप कहां पे कर रहा है, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट, तो आपके पास वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n होता है, तो यहां से v2 डिवाइड बाय, जंप कहां से 3 से कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं v3 डिवाइड बाय v1 इज इक्वल टू कितना आएगा, यहां से n1 डिवाइड बाय n3, तो v3 डिवाइड बाय v1 इज इक्वल टू 1/3, तो v1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ v3। चलो ये तो क्या वेलोसिटी का रिलेशन आ गया, परसेंटेज चेंज देखो घूम फिर के इस चैप्टर में भी आ गया, तो परसेंटेज चेंज मैंने आपको सिखा दिया था,
परसेंटेज चेंज निकालने का तरीका क्या था, V फाइनल माइनस V इनिशियल डिवाइड बाय V इनिशियल इनटू 100। V फाइनल मतलब V3 माइनस V1 डिवाइड बाय V1 इनटू योर 100। V1 की जगह पे क्या डाल देते हैं हम लोग यहाँ से, ये V3 एज इट इज, V1 कितना अपने पास 3 टाइम्स ऑफ कितना आएगा V3 डिवाइड बाय 3 टाइम्स V3 इनटू योर 100। तो कैंसल होके कितना आ रहा है इस 2/3 इनटू योर 100, कैंसल करके ये 66.66 परसेंटेज। तो आंसर इज 66%। आपको कभी जब भी परसेंटेज चेंज वगैरह चाहिए रहता है तो पहले इनिशियल फाइनल का रिलेशन निकाल दो, फिर ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100। चलो डन। एक लास्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन ये ऑलरेडी हमने कर लिया है 2024 में, V बाय आर या V इंटू आर या E बाय V या V बाय आर, इसका प्रोपोर्शनलिटी कैलकुलेट करना है। क्या बोला है यहाँ से, आउट ऑफ दिस ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटम नंबर्स। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लिया था हमने, बस वही प्रोपोर्शनल यहाँ पे करना है। ठीक है, तो ये सॉल्व करना सेम मैनर से, V और N का वैल्यूज पुट करके देखना, कैंसिल होकर लास्ट में N बचना चाहिए, जिसमें N बचेगा वो राइट आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। चलो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये उससे भी इजी टॉपिक्स है, इसमें दो ही फॉर्मूले हैं। ठीक है, दो ही नहीं बोल सकते, एक सिंगल फॉर्मूला है और आपको सीरीज याद रखना है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, वो सब याद रखना है। ठीक है, चलो तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले देखो पहले, कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट डाल दो यहां से एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम, अगर इलेक्ट्रॉन N2 से जम कहां पे कर रहा है, N1 पे जम कर रहा है, लाइक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से यहां तक, तो जो यहाँ से फोटोन बन रहा है, बाहर निकल रहा है, उसका जो वेवलेंथ आएगा, तो 1/λ इज इक्वल टू R इंटू जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर 1 योर N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला याद रखो, किसका, तो आप बोल सकते हैं फर्स्ट फॉर्मूला मेरे पास क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे जम किया, तो आपके पास क्या आएगा, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू कितना आएगा 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2। जम कहां से कर रहा है, हायर वाले को N2 लिखना, लोअर वाले को किसमें लिखना, जिसपे जम कर रहा है उसको N1 बोलना। ठीक है, कभी कभी इससे फ्रीक्वेंसी पूछ लेता था, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला C/λ होता है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना आएगा आर जेड स्क्वायर इंटू सी, बस इसको C से मल्टीप्लाई कर ले, इंटू कितना आएगा इस 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला हो गया, इस F का, फ्रीक्वेंसी हो गया। थर्ड पॉइंट आपको क्या याद रखना है इसमें, थर्ड पॉइंट याद रखना, कभी कभी ये जो 1/λ होता है उसको वेव नंबर बोलते हैं, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया वेव नंबर कैलकुलेट करो, इसको न्यू बार से डिनोट करता है, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर्स। चलो क्लियर, समझ में आ रहा है। तो जब भी आपको वेव नंबर्स वगैरह पूछ लिया, इसका मतलब 1/λ, तो ये पूरे टर्म को क्या बोलेंगे, वेव नंबर्स है। क्लियर। नाउ एक लास्ट फोर्थ फॉर्मूला, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस। अगर आपसे पूछ लिया तो ये n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। अगर किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप कर रहा है, तो बताओ कितने स्पेक्ट्रम आएंगे, पॉसिबल स्पेक्ट्रम कितने बनेंगे। कंसिडर करो यहां से ये 3 ऑर्बिट ले लिया, मैंने बोल दिया ये जंप कहां से, यहां से करेगा, तो पॉसिबल एक तो ये बन सकता है, फिर ये एक ऐसा बन सकता है, ऐसा कितने बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं। तो अगर ये n इज इक्वल टू 3 से जंप कर रहा है, और कहां पे जंप, अगर n इक्वल टू 3 से जंप करना स्टार्ट किया, तो n का वैल्यू 3 लेना, कितना आएगा देखो 3 इंटू 3 माइनस 1 कितना आएगा 2, 2 कैंसिल 3 बचेगा। तो अगर आपको पूछा है किसी हायर ऑर्बिट से अगर वो नीचे जंप करेगा तो पॉसिबल स्पेक्ट्रम कितने बन सकते हैं, तो पॉसिबल स्पेक्ट्रम कितने बन सकते हैं, पॉसिबल फोटोन कितना निकल सकता है, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला रखना n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। चलो क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूले में सिर्फ मेंशन कर देना इलेक्ट्रॉन जंप कहां से कर रहा है, n से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो पॉसिबल जो ये स्पेक्ट्रम बन रहे हैं इसका कैलकुलेशन है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, जहां से भी जंप करेगा उसको n इक्वल टू 1 लेने का, सॉरी n कंसिडर करना। अगर 4 से जंप कर रहा है तो n की जगह पे 4 डाल देना, 5th से जंप कर रहा है तो n की जगह पे क्या करो 5 डाल देना, तो पॉसिबल स्पेक्ट्रम मिल जाएंगे। चलो तो पहला फॉर्मूला क्या था अपने पास, फर्स्ट फॉर्मूला क्या था आपके पास, बोल सकते हैं यहाँ से 1/λ का फॉर्मूला, इसी को मॉडिफाइड किया तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन जाएगा, 1/λ को हम वेव नंबर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम। चलो क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या रखना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम याद रखना है, ये आपके बुक में सिस्टमेटिकली दिया हुआ है। ठीक है, अब स्पेक्ट्रम याद कर लेना,
पहले वाला स्पेक्ट्रम को बोलते हैं लाइमन सीरीज, और इसका जो फोटॉन्स निकलता है वो किसमें होता है, अल्ट्रावायलेट में होता है। सेकेंड वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, बाल्मर सीरीज, क्या होता है ये विजुअल रीजन्स में होता है। थर्ड क्या होता है, पास्कन, देन ब्रैकेट, देन क्या होता है आपके पास ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट 2 बार लिख के दिखा है। नेक्स्ट क्या होता है, पी फंड्स। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है यहाँ से कि जब भी वो n इज इक्वल टू 1 पे जंप किया तो क्या बोलेंगे उसको लाइमन्स, n इक्वल टू 2 पे जंप किया तो क्या होगा बाल्मर, n इज इक्वल टू 3 पे जंप किया तो क्या होगा ब्रैकेट पास्कन, अगर वो 4 पे जंप कर रहा तो क्या होगा आपके पास बोलोगे यहाँ पे ब्रैकेट, फिफ्थ पे 2 बार आ गया यहाँ पे, फिफ्थ वाला यहाँ चाहिए, फिफ्थ पे जंप किया तो क्या होगा ये पी फंड्स। बस आपको क्या करना है, ये वाला आपको याद रखना है। याद रखने के बाद अब इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स याद रखना है कि अगर वो जो फर्स्ट लाइन होता है, मतलब क्या होता है अगर वो 2 से 1 पे आ रहा है तो उसको बोलेंगे फर्स्ट लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं हम लोग लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, यार पॉइंट्स में। एंड जो लास्ट वाला लाइन होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो अगर मैंने बोला है बाल्मर का फर्स्ट लाइन, ये रहा बाल्मर, सॉरी लाइमन ले लो, लाइमन का फर्स्ट लाइन, तो लाइमन कितना n इक्वल टू 1 पे होता है, तो उसका फर्स्ट लाइन मतलब n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 पे। अगर मैंने बोला बाल्मर का फर्स्ट लाइन कितना आएगा, बाल्मर कहां पे n इक्वल टू 2 पे होता है, तो क्या आएगा आपके पास यहां से 3 से 1 पे जो ट्रांजिशन रहेगा उसको फर्स्ट लाइन बोलेंगे। सेम पास्कन का फर्स्ट लाइन बोला, क्या रहेगा आपके पास्कन किस पे होता है, थर्ड पे होता है, तो फर्स्ट लाइन क्या आएगा 4 से 3 के पे क्या बोलेंगे जो ट्रांजिशन रहेगा उसको फर्स्ट लाइन बोलेंगे। तो अगर आपको वेवलेंथ निकालने के लिए बोला कि बाल्मर का फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ निकालो, तो आपके पास ये वेवलेंथ का फॉर्मूला है कितना है 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। तो अगर वो बाल्मर बोल रहा है, बाल्मर मतलब n इक्वल टू 2 पे आता है, तो उसका फर्स्ट लाइन क्या रहेगा 2, तो उसके ऊपर वाला कितना 3 रहेगा, तो क्या लोगे n1 कितना लोगे 2 और n2 कितना लोगे 3। बस ये याद रखना है, सारे के सारे जो क्वेश्चंस आएंगे बस इस पे मिलेगा कि बताओ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का रेशो, या फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन का रेशो। तो याद रखना है आप, जब भी आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे फर्स्ट लाइन बोल रहा है, तो जो उसका रीजन है, जैसे आपके बोला लाइमन कौन से फर्स्ट लाइन पे आता है, फर्स्ट ऑर्बिट पे जो ट्रांजिशन आएगा उसको बोलेंगे लाइमन, सेकंड लाइन पे जो ट्रांजिशन आएगा उसको बोलेंगे बाल्मर, थर्ड लाइन पे जो ट्रांजिशन आएगा उसको बोलेंगे पास्कन, फोर्थ लाइन पे जो ट्रांजिशन आएगा उसको बोलेंगे ब्रैकेट, फिफ्थ पे जो आएगा उसको बोलेंगे पी फंड्स। ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे। थर्ड पे जो आया पास्कन रहेगा, फोर्थ पे आएगा ब्रैकेट, एंड फिफ्थ पे क्या आएगा ये वाला यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 के बाद यहाँ पे ये n इज इक्वल टू 5 चाहिए। ठीक है, ये आपके पास n इज इक्वल टू 5, और 5 पे जो ट्रांजिशंस आएगा, ठीक है 5 मेंशन नहीं है, आप इसको कट कर दो। ठीक है, ये है ही नहीं, ब्रैकेट 2 बार आ गया, ये n इज इक्वल टू 5, 5 पे जब ट्रांजिशंस आएगा तो क्या बोल देते हैं इसको हम लोग यहाँ से 5 के ट्रांजिशंस को हम बोलेंगे ब्रैकेट है, मतलब ये वाला टर्म हटा दो। ठीक है, ये वाला रीजन नहीं है, इसको हटा दो। चलो क्लियर समझ में है। तो आपको पहले ये सीरीज याद कर लेना है कि लाइमन मतलब क्या होगा n इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, ट्रांजिशन 1 पे आ रहा है सारा का सारा, अगर जंप करके 1 पे आया तो लाइमन, अगर जंप करके 2 पे आ रहा तो क्या बोलेंगे बाल्मर, जंप करके 3 पे आ रहा तो पास्कन, फोर्थ पे आ रहा तो क्या होगा ब्रैकेट, फिफ्थ पे आ रहा तो क्या बोलेंगे पी फंड्स। पहले याद रख लो। फिर अगर पूछा गया फर्स्ट लाइन या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो जो फर्स्ट लाइन रहेगा मतलब जस्ट उसके ऊपर वाले से जंप करेगा तो उसको बोलेंगे फर्स्ट लाइन। इसलिए लिखा क्या मैंने यहाँ से n2 n प्लस 1 और n1 n, n1 अगर n है तो n2 क्या रहेगा +1। दूसरा अगर मैंने बोला है कि लास्ट लाइन बोल दिया, तो लास्ट लाइन मतलब कहां से इन्फाइनाइट से, तो n2 क्या रहेगा इन्फाइनाइट, और n1 को क्या बोलेंगे हम n। अब इसमें एक टर्म याद रखना है, लास्ट लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे शॉर्टेस्ट, जितने ऊपर से जंप करेगा एनर्जी ज्यादा रहेगा, फोटोन की एनर्जी ज्यादा रहेगी, तो आप बोलोगे वेवलेंथ क्या होगा कम होगा। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे याद रखने के लिए एनर्जी ऑफ फोटोन इज क्या होता है डिफरेंस ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी फोटोन इज h न्यू इज डिफरेंस ऑफ एनर्जी, तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी, या एनर्जी फोटोन इज hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी, तो 1 बाय लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी। अगर डिफरेंस ऑफ एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम। अगर वो फर्स्ट एंड सेकेंड से जंप कर रहा है, किससे फर्स्ट सेकेंड से फर्स्ट पे आ रहा है, तो एनर्जी लेवल क्या होगा थोड़ा कम रहेगा, बट वही लास्ट से जंप करेगा तो क्या होगा
एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा, एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा तो वेवलेंथ कम, इसलिए फर्स्ट वाले लाइन को बोल रहे हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लास्ट वाले लाइन को क्या बोले शॉर्टेस्ट। चलो क्लियर, याद रहेगा। लास्ट वाले लाइन को शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या उसको सीरीज लिमिट भी बोलते हैं, तो आपको उसको याद रखना है, ये सीरीज लिमिट भी होता है। क्लियर, समझ में आ गया। ये आपको याद रखना है, साथ में ये भी याद रखना है कि लाइमन अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है, ठीक है, बाल्मर किसमें विजुअल लाइट में आता है, पास का नियर क्या होता है इंफ्रारेड, बाद में ब्रैकेट एंड पी पॉइंट क्या होता है फार इंफ्रारेड्स। बस ये रीजन भी याद रखना है, ठीक है। तो इस टॉपिक में क्या बोल सकते हैं आपको, 1/λ का फॉर्मूला और ये लिमिट, ये सीरीज याद रखना है, ठीक है। चलो क्लियर, क्वेश्चन देखते हैं इस पे, ज्यादा नहीं 10-12 क्वेश्चन से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो क्या था, स्पेक्ट्रम लाइन ऑब्जर्व्ड बाय हाइड्रोजन एटम फाउंड इन विजिबल रीजन, तो क्या था बाल्मर, अभी डिस्कस किया था हमने ये, ठीक है। क्या था यहाँ पे बाल्मर किस में आता है विजुअल रीजन्स में, तो याद करो मिल जाएगा डायरेक्टली क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट इट्स emit the photon of wavelength lambda, when it is jump from fourth orbit to third orbit then corresponding। अब क्या बोला है, फर्स्ट ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, n1 3 है टू n2 कितना आपके पास, सॉरी n1 कितना ले सकते हो, जंप जो हायर रहेगा उसको हम क्या लेंगे 2 लेंगे, तो जंप कहाँ से कर रहा है 3 से, कहाँ पे जंप कर रहा है 2 पे, तो यहाँ से वेवलेंथ का फॉर्मूला 1 कितना होता है r इनटू इस 1/n1² माइनस 1/ कितना n2 स्क्वायर, ये पहले भी हमने कर लिया था, तो 1/λ इज r कितना आएगा, n1 इज ऑलमोस्ट 3, सो 2 स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, तो इट इज r इनटू कितना आएगा इस 1/4 माइनस 1/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना आएगा, इट इज ऑफ 5r डिवाइड बाय 36, ये हो गया आपके पास 1/λ1, ठीक है। अब सेकेंड ट्रांजिशन कहाँ बोल रहा है 4 से 3 पे, तो n2 इज 4, n1 इज इक्वल टू 3, तो 1/λ2 r इंटू जेड, n1 इज 3 मतलब 1/3 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आएगा 4 का स्क्वायर, कितना आएगा इस 1/4 का स्क्वायर, तो इस r इंटू ये हो गया 1/9 माइनस 1/16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इस 1/λ2 बाहर r आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दैट इज 16 माइनस 9 डिवाइड बाय 144, तो यहाँ से 7r डिवाइड बाय 144 इज 1/λ2। अब इसका क्या चाहिए, रेशो चाहिए आपको, λ2 का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से कैसे कर सकते हैं इसको, इट इज 1/λ2, तो इसको जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे इसका जो रेसिप्रोकल है इसको लिखो λ1 के फॉर्म में, कितना आ गया 36/5r, यहाँ पे λ2 कितना हो जाएगा 144 डिवाइड बाय 7r, इससे सेकेंड इक्वेशन और इसको फर्स्ट। नाउ λ2 डिवाइड बाय λ1, बस इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स मत कर लेना, ठीक है, एक ही सिंगल फॉर्मूले पे क्वेश्चन करेगा, बस कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से λ2 इज 144 डिवाइड बाय 7r इनटू ये कितना आएगा, इसका उल्टा कर लेते हैं, हाउ मच 5r डिवाइड बाय कितना आएगा आपके पास 36, तो ये 12 3 और ये 12 12 हो जाएगा, फिर ये 3 4 r कैंसल, कितना आ रहा है इस 20 डिवाइड बाय 7, तो यहाँ से 20/7 λ1 को शिफ्ट कर लो, ऑप्शन सी। सिंपल क्वेश्चंस, पूरा का पूरा चैप्टर ही प्रोपोर्शनलिटी वाले क्वेश्चन चलते हैं, सिर्फ थोड़ी सी रेडियो एक्टिविटी वाले क्वेश्चन क्या रहेंगे वहां पे प्रोपोर्शनलिटी नहीं आता है। चलो डन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज, ओके, फ्रीक्वेंसी सीरीज लिमिट चाहिए, सीरीज लिमिट मतलब लास्ट लाइन किसका, बाल्मर का चाहिए, बाल्मर कितना होता है आपके पास, बाल्मर के लिए आप बोल सकते हो n1 का वैल्यू 2 और n2 क्या लेना इन्फिनिट 2, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था यहाँ से याद है, r इंटू जेड स्क्वायर इंटू सी इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ओके, फ्रीक्वेंसी r इंटू जेड का वैल्यू 1 हाइड्रोजन है इंटू सी n1 कितना आपके पास 2 का स्क्वायर और ये कितना आपके पास 1/∞2 स्क्वायर, कैंसल कितना आएगा आर सी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी को न्यू या एफ किसी भी डिनोट कर सकते हो, कितना आएगा आपके पास आर सी बाय 4। बस अब ये टर्म याद होना चाहिए कि सीरीज लिमिट अगर आपको समझा ही नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते,
तो एक बार बस स्टार्टिंग में शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर देना है सीरीज लिमिट क्या है। चलो क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा रेशियो ऑफ, देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ टू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज। तो पहले ब्रैकेट सीरीज में चले जाओ। ब्रैकेट सीरीज में आपके पास ब्रैकेट सीरीज के लिए n1 क्या रहेगा, तो पहले क्या निकालते हैं हम लोग यहां से। ब्रैकेट सीरीज में n1 कितना आपके पास, n इज इक्वल टू 1 2 3, कहां पे आएगा n, n1 हमेशा क्या रहेगा 4, और n2 का वैल्यूज अगर मैं क्या निकाल रहा हूं यहाँ पे शॉर्टेस्ट निकाला, तो शॉर्टेस्ट के लिए क्या आएगा, फर्स्ट शॉर्टेस्ट के लिए मेंशन करते फॉर शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट मतलब लास्ट लाइन, तो n1 4 और n2 इन्फिनिट 2, तो आपके पास 1 बाय लैम्डा का जो फॉर्मूला होता है r z1 ले लेते हैं, कितना होता है इस 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय कितना आएगा n2 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा इस 1 r इंटू इस 1 बाय स्क्वायर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी स्क्वायर, कितना होगा ये r डिवाइड बाय 16, तो लैम्डा कितना आ जाएगा आपके पास, इसको लैम्डा 1 बोल देता हूँ, लैम्डा 1 कितना आएगा 16 बाय r। चलो ये हो गया आपके पास कौन सा शॉर्टेस्ट वाला। अब मैंने वो लिख के दिया, शॉर्टेस्ट मतलब कौन सा लास्ट लाइन एंड लॉन्गेस्ट मतलब फर्स्ट लाइन। अब लाइन फर्स्ट लाइन क्या आएगा आपके पास, n1 4 है तो n2 क्या लेना फर्स्ट के लिए +1, तो आप बोलोगे यहां से n1 क्या रहेगा शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट के लिए लिख देता यहां से, तो लॉन्गेस्ट लाइन कितना आएगा आपके पास, आप बोल सकते हो n1 इज 4 और n2 का वैल्यूज कितना हो जाएगा, n2 का वैल्यू 5, तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू n1 मतलब 4, 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, सिंप्लीफाइड कर ले ये लैम्डा 2 हो गया, 1 अपॉन लैम्डा 2, ठीक है कितना आ जाएगा इस r इंटू 1 अपॉन 16 माइनस 1 अपॉन 25, तो इस r इंटू कितना आ जाएगा यहाँ से 25 माइनस 16 डिवाइड बाय 16 इंटू 25। एग्जाम में आया तो उसको कैंसलेशन मत करो, ठीक है, तो कैंसलेशन नहीं करना, यहाँ से 16 तो ऊपर आ जाएगा r इंटू 9 डिवाइड बाय 16 इंटू 25, इससे कैंसलेशन बाद में कर लेंगे, तो लैम्डा 2 का वैल्यू 16 इंटू 25 डिवाइड बाय 9r, ठीक है। अब देखो 16 बाय 25 डायरेक्टली 16 बाय r, ये 16 बाय r का वैल्यूज कितना हो जाएगा इस लैम्डा 1, तो आप बोलोगे लैम्डा 2 इज इक्वल टू 25 बाय 9 इंटू लैम्डा 1, बस लैम्डा 1 शिफ्ट कर दो तो आंसर कितना आएगा 25:9, ऑप्शन बी। आपको चाहिए तो कैंसलेशन करो, बट थोड़ा सा स्मार्टलेस कैलकुलेशन के लिए क्या करो मल्टीप्लाई वगैरह मत करो, क्योंकि लास्ट में भी कैंसलेशन करना ही है। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो या तो रेशियो लोगे, फिर क्या होगा 16 और r कैंसिल हो जाएगा। चलो क्लियर। अब ये शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए आपको n1 n2 डिफाइन करना, बस सॉल्व करना है, ठीक है। चलो तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े स्किप करेंगे, ठीक है। क्या बोला, रेशियो ऑफ मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन टू बाल्मर सीरीज। अब मिनिमम वैल्यूज किसका निकालना है, द रेशियो ऑफ मिनिमम वेवलेंथ मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का पूछ रहे हैं, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसके लिए, अब ये सॉल्व कर लेना आपके पास मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन, तो फॉर लाइमन के लिए क्या आ जाएगा आपके पास n1 कितना लोगे आप, लाइमन मतलब कितना रहेगा फर्स्ट n1 1 और n2 कितना लेना इन्फिनिटी 2, दूसरा आपके पास क्या रहेगा यहाँ से लैम्डा 1 निकाल लेना, दूसरा बाल्मर बोला यहाँ से, तो बाल्मर के लिए आपके पास n1 2 आ जाएगा और n2 कितना इन्फिनिटी 2, चलो सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करना, L1 L2 आज लैम्डा 1 लैम्डा 2 आ जाएगा, लैम्डा का फॉर्मूला पता है 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू कितना आएगा इस 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ठीक है। दैट्स इनफ, हो गया, आप सब खुद से कर सकते हो क्वेश्चंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, कर लोगे यहाँ पे, मैक्सिमम मतलब शॉर्टेस्ट, सॉरी मैक्सिमम मतलब लॉन्गेस्ट एंड क्या आएगा शॉर्टेस्ट, दूसरा क्या मिनिमम मतलब शॉर्टेस्ट, ठीक है, ये भी हो जाएगा सिमिलर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम इमिट द फोटोन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस में आएगा, जिसका एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा रहेगा, 1 and 3 देखो 2 and 1 इसका एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, कितना होता है 10.2 होता है, तो आप बोलेंगे इसमें क्या आएगा, जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो क्या आएगा हाईएस्ट, तो फ्रीक्वेंसी एनर्जी ऑफ फोटॉन्स पहले मेंशन कर दो, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू क्या आएगा डिफरेंस ऑफ एनर्जी,
तो ये एच न्यू इज इक्वल टू कितना आएगा इस डिफरेंस ऑफ एनर्जी। तो न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी। जिसका एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा रहेगा ऑफकोर्स वो लार्ज रहेगा। अब ध्यान से देखो N1 पे अगर आप इसको याद कर लो तो यहाँ पे इज n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। मैंने कहा था इसको याद ही कर लो। कितना होता है यहाँ पे ये -13.6 -3.4 फिर -1.51। तो ये एनर्जी हो गया। ध्यान से देखो ये इसकी एनर्जी है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस इसके ऊपर आएगा। अब इसके ऊपर जितना जाओगे एनर्जी डिफरेंस कम आएगा। 1 and 3 भी दिया हुआ है तो 1 and 3 पॉसिबल है। 1 and 2 का 10 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 and 3 का 12 पॉइंट। तो ऑप्शन क्या आएगा आपके पास ये वाला क्यों नहीं हो सकता 2 and 4। 2 and 4 2 का एनर्जी वैसे भी 3 पॉइंट है और 4 का एनर्जी समथिंग रहेगा तो डिफरेंस क्या आएगा आपको इससे तो कम ही आएगा। तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा रहेगा तो बोलोगे फ्रीक्वेंसी लार्ज। तो किसका डिफरेंस ज्यादा हो सकता है 1 and 3 का। ठीक है चलो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन ओके। अब क्वेश्चन में एक्चुअली 1 and 3 रीजन नहीं आने का रीजन ये 1 2 3 लिख रहा है। ट्रांजिशन 1 2 3 नहीं होगा। ट्रांजिशन किस में होगा आपके पास 2 से 1, वो हायर से लोअर पे आता है इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। ठीक है ऑप्शन इनकरेक्ट कौन कौन सा आएगा ए और बी पॉसिबल नहीं है बिकॉज लोअर से हायर ट्रांजिशन नहीं होता। ट्रांजिशन कहां से होता है हायर से लोअर। तो आप बोल सकते हो यहां से सी और डी हो सकता है। ठीक है हाँ इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट क्या हो गया ट्रांजिशन हमेशा क्या होता है इलेक्ट्रॉन जंप कहां करेगा हायर से लोअर में जाएगा, लोअर से हायर में नहीं जाता है। तो कौन सा ट्रांजिशन में ज्यादा फ्रीक्वेंसी इमिट होगा फोटोन का। फोटोन जो इमिट होता है वो क्या रहेगा जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट। तो ए और बी ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें क्या रहा है लोअर टू हायर जा रहा है इसमें फोटोन इमिट नहीं होगा। तो ये दोनों में तो फोटोन इमिट ही नहीं होगा। सी और डी में एनर्जी डिफरेंस किसका डी का ज्यादा है इसलिए क्या होगा फोटोन की एनर्जी किस में ज्यादा रहेगी फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसका रहेगा डी वाले का। चलो क्लियर समझ है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज लिमिट ऑफ बाल्मर पास्कन v1 v2 दिया हुआ है। ए फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर कितना v2 दिया हुआ है। देन बोल रहा है आपके पास क्या रहेगा v1 v2 v3 का रिलेशंस। ठीक है सीरीज लिमिट का मतलब कौन सा लास्ट लाइन। तो बाल्मर का लास्ट लाइन कौन सा रहेगा आपके पास फर्स्ट। अगर मैं लिखता हूं फॉर इट इज अ बाल्मर तो बाल्मर की जो फ्रीक्वेंसी आएगी फ्रीक्वेंसी न्यू से लिख सकता हूं इज आर इंटू जेड इंटू कितना आएगा आपके पास इज 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब यहां से जो v1 है बाल्मर के लिए और सीरीज लिमिट मतलब क्या होगा लास्ट वाला लाइन लास्ट लाइन के लिए n2 कितना होता है इन्फिनिटी। तो यहां से क्या आएगा इस v1 इसको लिख देता है यहां से v1 इज इक्वल टू आर z1 हो जाएगा कितना आएगा ये 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 ये इन्फिनिटी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा v1 इज इक्वल टू कितना आएगा इस r डिवाइड बाय कितना 4। चलो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन अब मेरे पास क्या रहेगा किसका सीरीज लिमिट है पास्कन का। तो आपके पास बोल सकते हैं यहाँ पे पास्कन के लिए क्या आएगा आपके पास v इज इक्वल टू इसको v2 बोलता हूँ बाहर r लेता हूँ इसका n1। पास्कन के लिए n कितना होता है आपके पास n कितना होता है 3 होता है। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर माइनस कितना आ गया ये इन्फिनिटी स्क्वायर। तो ये v2 का वैल्यू कितना आ गया इस r डिवाइड बाय 9। चलो समझ आ रहा है ये होगा पास्कन। नेक्स्ट अब थर्ड केस में क्या बोल रहा है यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर। फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर मतलब कितना आएगा बाल्मर का फर्स्ट लाइन सोचो यहां से। ठीक है सॉरी फर्स्ट लाइन नहीं सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर क्या बोल रहा है यहां से सेकेंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर। बाल्मर का फर्स्ट लाइन मतलब क्या रहेगा n इज इक्वल टू 2 से कहां से आएगा बाल्मर का फर्स्ट लाइन क्या रहेगा आपके पास n इज इक्वल टू 3 से कितना आएगा आपके पास n इज इक्वल टू 2। जाके चेक करना बाल्मर कितना होता है 2 पे आता है फर्स्ट लाइन कितना है 3 से 2 पे। तो इसकी फ्रीक्वेंसी को उसने v क्या लिया नाम दिया यहाँ पे v2 दिया है सॉरी। तो ये वाला v3 हो गया। तो v2 इज इक्वल टू कितना आएगा r फॉर्मूला अपने पास वही फ्रीक्वेंसी का। यहां से क्या आएगा आपके पास यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर माइनस कितना आएगा 3 का स्क्वायर। तो यहां से v2 इज इक्वल टू सोचो ये r डिवाइड बाय 4 माइनस r डिवाइड बाय 9 r बाय 4 कितना है v1 है r बाय 9 कितना है v3 है। तो आपके पास v2 इज इक्वल टू v1 माइनस v3 है क्या कहीं पे आंसर।
V2 इज इक्वल टू, तो इसको शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ से, V2 प्लस योर V3 इज इक्वल टू, V1 भी बोल सकते हैं, है क्या आपके पास V1 प्लस V3, V2 प्लस V3, ठीक है। मे बी नोटेशन गलत रहेगा, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 35, first V1 V3 and second one is your V2, V1 plus V2 is equal to, ये बन सकता है, देखो ऑप्शन सी बन सकता है यहाँ पे। सी क्या रहेगा, यहाँ से V3 इज इक्वल टू ये V1 माइनस V2, चलो ऑप्शन कौन सा बन रहा है, सी, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V3, ठीक है। चलो क्लियर समझ में आ रहा है यहाँ पे, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा जो ट्रांजिशन दिया है वो कौन सा बोलना रहता है, बस आपके पास ये जो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला उसमें पुट करना है, ठीक है। बस इसकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, एक बार सॉल्व करके देख लेना। क्या बोला, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज टू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ क्या चाहिए, लाइमन सीरीज। लॉन्गेस्ट मतलब क्या आएगा, फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन किसका निकाल लेना, बाल्मर, और फर्स्ट लाइन क्या लाइमर, दोनों का रेशियो ले लेना, ठीक है। आता आपको कर सकते हो ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला लैम्डा 1 लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड मेंबर ऑफ लाइमन एंड बाल्मर सीरीज। सेकेंड मेंबर मतलब सेकेंड लाइन, अब ध्यान देखो सेकेंड लाइन क्या आएगा आपके पास, किसके लिए, बाल्मर की बात कर रहे हैं क्या, लाइमन के लिए, तो फर्स्ट लाइमन का क्या रहेगा आपके पास। अब ये फटाक से क्लियर होना चाहिए, N1 कितना लेंगे, सेकेंड लाइन, N1 तो 1 ही रहेगा, और N2 कितना आएगा आपके पास, N2 का वैल्यू, तो लाइमन का फर्स्ट लाइन कितना होता है, 2 to 1 होता है, तो सेकेंड लाइन कितना आएगा आपके पास, 3 to 1। दूसरा आपके पास क्या बोल रहा है, बाल्मर बोल रहा है यहां से, तो इस बाल्मर का फर्स्ट लाइन कितना होता है, N1 इज 2 पे होता है, एंड N2 क्या रहेगा, 3 से 2 पे, N2 के जस्ट ऊपर फर्स्ट लाइन आएगा। अब उसका नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, सेकेंड लाइन, तो आप बोल सकते हो यहां से 4 से। चलो क्लियर समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब आपके पास ये ट्रांजिशन का फाइल हो, अब बस उसका रेशो निकाल लो, ठीक है। तो आपके पास ये 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर इन टू कितना आएगा, 1 बाय N1 स्क्वायर 1 बाय N2 स्क्वायर, और यहाँ से 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू, ये लैम्डा 1 हो गया, ये लैम्डा 2 इज आर इन टू 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर, ठीक है। टाइम न जाए इसलिए आप खुद से कर लेना है इसको, बस मैं आपको ट्रांजिशन बता रहा हूँ। फर्स्ट लाइन बोल दिया तो याद कैसे रखोगे, फर्स्ट लाइन मतलब जस्ट ऊपर वाला, और सेकेंड लाइन मतलब उसके एक और ऊपर वाला। तो आप क्या हो रहा है, जैसे लाइमन का क्या था, लाइमन मतलब n इक्वल टू 1 पे होता है, तो उसके जस्ट ऊपर वाला कितना 2 आएगा, तो फर्स्ट लाइन कितना आएगा 2 to 1, सेकेंड लाइन उसके और ऊपर वाला कितना आएगा, फिर 3 to 1 आएगा, ठीक है। सेम इसके लिए, चलो कर लोगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट बोला है यहाँ पे, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेंट स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेंट स्टेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस इमिटेड इज, ओके। आपको क्या करना है, वेवलेंथ निकालना है। क्वेश्चंस में आंसर आर में चाहिए था, आर में दिया नहीं है शायद, क्वेश्चन नंबर दैट इज 38। ओके ओके, क्वेश्चन मिस्टेक से यहाँ पे, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम बोल रहा है यहाँ पे सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज 20 ओके ये क्वेश्चन मिस्टेक से, तो इसको रिमूव कर दो, ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक आ गया पूरा। चलो इस क्वेश्चन को स्किप कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। जस्ट क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन हाइड्रोजन एटम्स द ट्रांजिशन विल बी इमिट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, फिर से वही आ गया 2 to 1 है, 2 to 1 दो बार आ गया यहाँ से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 to 2 है, ये यहाँ लिखा हुआ है n इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू 2, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है,
ये वाला क्या बोल रहा है आपके पास, सेकेंड वाला बोल रहा है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया है n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 6, ये भी नहीं हो सकता बिकॉज ट्रांजिशन हमेशा हायर टू लोअर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है 6 टू, तो बचा कौन सा बी और 6, तो एनर्जी डिफरेंस ये पहले भी कर लिया हमने, तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डिफरेंस, तो सबसे ज्यादा किसका होता है, एनर्जी डिफरेंस 2 to 1 रहेगा एज कंपेयर टू 6 to 2। ठीक है, चलो डन। ये मैंने लिख के दिया आपको, एनर्जी का क्या है 1 and 2 का एनर्जी डिफरेंस 10 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 1 का 13.6, 2 का 3.4। अब उसके ऊपर जाओ तो एनर्जी और कम होता जाएगा, तो उसका डिफरेंस और ही कम आएगा, तो याद रखने की जरूरत भी नहीं है, अगर डायरेक्टली लिख सकते हो उसका। ठीक है, नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी ऑफ बाल्मर सीरीज वीबी दिया है, देन सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी ऑफ किसका बोला, पास्कन का। सीरीज लिमिट मतलब लास्ट लाइन की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो ये तो इजी हो जाता है। लास्ट लाइन की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना होता है, इस आर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1 कितना आएगा n2 स्क्वायर। अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बाल्मर की, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बाल्मर कितना r1, n1 कितना होता है बाल्मर के लिए, इट्स अ 2 का स्क्वायर, और n2 कितना आएगा इन्फिनिटी। सीरीज लिमिट का मतलब लास्ट लाइन। ठीक है, तो कितना आ गया इस वी इज इक्वल टू आर डिवाइड बाय 4, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड वन, सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी ऑफ पास्कन बोल रहा है, तो पास्कन का लिमिट कितना होता है, ठीक है, हाँ पास्कन आप याद कर लोगे, पास्कन के लिए 3 होता है, तो यहां से क्या होगा, फॉर पास्कन के लिए कितना आएगा इस आर इनटू n1 कितना है 3 का स्क्वायर माइनस n2 कितना आएगा इस इन्फिनिटी, तो ये हो गया इस r डिवाइड बाय 9, ये हो गया पास्कन। आपको चाहिए क्या, पास्कन का वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों को डिवाइड कर लेते पहले, तो यहाँ से Vp डिवाइड बाय Vb इज इक्वल टू R बाय 9, और ये उल्टा हो जाए क्या आएगा 4 बाय 9, ये इससे कैंसल, तो Vp का वैल्यू कितना हो गया आपके पास 4 बाय 9 ऑफ कितना आएगा आपके पास Vb। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना आएगा 4 बाय 9। आपको क्या रखना है, बस याद रखना सीरीज लिमिट का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट लाइन का मीनिंग, सेकंड लाइन ऑफ हाईएस्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, ट्रांजिशन का मीनिंग क्या होता है। चलो डन। चलो यहाँ पे भी क्या बोला, फर्स्ट मेंबर ऑफ बाल्मर टू फर्स्ट क्या बोला पास्कन, ओके सेम कर सकते हो, आपको रेशो बस पता है, फॉर्मूला ये पता है, उसमें पुट करना है। चलो तो सारे क्वेश्चन सिमिलरली दिए हुए, आप कर लेना यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ओके हाइड्रोजन बोला ट्रांसफॉर्म कितना 6 to 1 क्या हो रहा है, इस अल्ट्रावायलेट दिया हुआ है, देन इंफ्रारेड रेडिएशन विल बी, इंफ्रारेड किस में आता है, तो इंफ्रारेड आपके पास था, कौन सा था इंफ्रारेड, ठीक है हमने वहां पे पास्कल में लिख के रखा है। इंफ्रारेड का क्या था आपके पास, अल्ट्रावायलेट किस में हो रहा है आपके पास 6 to 1 में हो रहा है, तो इंफ्रारेड के लिए क्या होना चाहिए, उससे कम एनर्जी होना चाहिए, तो आप सोचो यहां से सबसे कम एनर्जी किस में रहेगा 6 to 1 हो रहा है, तो यहां से 1 to 3 में क्या रहेगा आपके पास एनर्जी लेवल ज्यादा रहेगा। ठीक है, 2 to 4 और बचा क्या 3 to 5, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे सबसे कम एनर्जी लेवल किस में आ रहा है, यहाँ पे कितना 3 to 5 में, तो आप बोलेंगे 3 to 5 में क्या आएगा इंफ्रारेड। ठीक है, आपके पास देखो अल्ट्रावायलेट की क्या होता है वेवलेंथ कम होता है, ठीक है, और वेवलेंथ क्या हो रहा है एनर्जी फ्रीक्वेंसी किसका, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी, एनर्जी डिफरेंस अगर ज्यादा रहा तो क्या आएगा फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो अल्ट्रावायलेट क्या रहा है 6 to 1 में अल्ट्रावायलेट हो रहा है, तो उससे कम फ्रीक्वेंसी वाला कौन सा रहेगा, तो उससे कम एनर्जी डिफरेंस ढूंढो, सबसे कम एनर्जी डिफरेंस कौन सा आ रहा है 3 to 5, तो आप बोल सकते हो ये क्या होगा इंफ्रारेड। अदरवाइज आपने जो लाइमन बाल्मर लिखा देखना है इंफ्रारेड कौन सा होता है 3 to 5 में। चलो क्लियर, चलो तो बाकी क्वेश्चन सेम मैनर से कर लोगे, बस इसमें क्या याद रखना है कि ट्रांजिशन कहां से कहां तक हो रहा है बस उसमें पुट कर देना। ठीक है, चलो तो फर्स्ट टॉपिक क्या था अपने पास, बोर एटॉमिक मॉडल में वेलोसिटी और रेडियस का प्रोपोर्शनलिटी याद रखना है और एनर्जी का याद रखना है। ठीक है, बस वहां पे सारे प्रोपोर्शनलिटी वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। दूसरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या आ रहा है आपका, स्पेक्ट्रम वाले में क्वेश्चन में वेवलेंथ का वैल्यूज याद रखना है, वेवलेंथ का फॉर्मूला याद रखना है, और याद रखना है कि कौन सा ट्रांजिशन बोल रहा है। ठीक है, अब वो सीरीज का नाम याद रखना और उसका क्या रहा सीरीज का वेवलेंथ का ट्रांजिशन, फर्स्ट लाइन को बोलते हैं हम लोग लॉन्गेस्ट, लास्ट वाले लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग शॉर्टेस्ट, लास्ट वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग सीरीज लिमिट। बस ये वैल्यूज याद कर लो जो मैंने थ्योरी में लिख रखा है, बस क्वेश्चन में फॉर्मूला पुट करो, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो एंड आंसर्स। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव डीके करेंगे, वो भी 30 to 40 मिनट्स का एक चैप्टर से, मे बी 1 आवर तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताने में 1 आवर हो जाता है, अदरवाइज 30 to 40 मिनट का टॉपिक है। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे।